हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सारी चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगी। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, हम उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर का नाम है, अगेन मैं रिपीट करता हूं क्योंकि हमें चैप्टर के नाम को पहले समझना होगा, देन हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब प्लानिंग मतलब तो सबको पता है कि कुछ ना कुछ प्लान बनाना। आपने भी कोई ना कोई प्लान बना के रखा होगा कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा, फिर 3 साल बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए कर लूंगा, या मैं कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, या मैं कुछ भी। तो आपने एक मन में एक प्लान बना के रखा है। वो प्लान कितना सही होता है नहीं होता वो समय आने पे पता चलेगा, लेकिन आपने एक प्लान बना के रखा है। अब यहां पे तो दूसरा जो शब्द आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर है कि यहां पे जो भी चीजें होंगी वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी। यहां पे हम सारी चीजें इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे। सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी आपको क्लियर है। तो जो चीज क्लियर नहीं है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऐसा भी हो सकता है मतलब नहीं भी पता। डेवलपमेंट तो इंडिया में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है, डेवलपमेंट सारा काम बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है जो कि लॉन्ग रन में हमको अच्छे रिजल्ट दे। आज आपने बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप कर दी मान लो, और उनमें आपने बहुत ज्यादा कोल और उन सारी चीजों का प्रयोग किया, अल्टीमेटली उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ। तो हमने फैक्ट्री सेटअप करी ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़े, करे, लोगों को रोजगार मिले। अब वो जो रुपए जो सरकार के पास में आए थे टैक्स वगैरह से, अब वो रुपए हम पोल्यूशन को दूर करने में लगाएं। तो वो डेवलपमेंट क्या काम का? अब डेवलपमेंट कुछ ऐसा करो ना कि आपने मान लो फैक्ट्रीज भी सेटअप कर दी और थोड़ा कम पोल्यूशन हो, कोई ऐसी आपने टेक्नोलॉजी यूज कर दी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अभी आप ये समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस चैप्टर में एक टॉपिक ही है। तब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंसेस हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा मतलब क्या है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं तब तक के लिए आप ये समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो डेवलपमेंट है जो कि लॉन्ग रन तक सस्टेन कर सके। एक ऐसा डेवलपमेंट की डेवलपमेंट आज हो रहा हो लेकिन उसको हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस डेवलपमेंट को इंजॉय कर पाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए वरदान हो, कोई अभिशाप ना हो। आपने पढ़ा होगा ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये 6-7 स्टैंडर्ड में ये निबंध बहुत चलता है हिंदी में, है ना। तो वही की डेवलपमेंट कुछ ऐसा हो कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को केटर कर पाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो। तो प्लानिंग, कोई भी डेवलपमेंट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग किस चीज की करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि कैसे प्लान किया जाए कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी, आपको चैप्टर का नाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे चैप्टर के टुवर्ड्स। अब हम यहां पे समझेंगे कि हमारा चैप्टर क्या कहता है। और सबसे पहले हमें वही है, इंट्रोडक्शन को समझना होगा। इंट्रोडक्शन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन पूरा माहौल बना देता है, पूरा समा बना देता है कि हम इस पूरे चैप्टर में डील क्या करने वाले, एक पूरी स्टोरी बना देता है इंट्रोडक्शन कि आखिर ये चीजें है क्या। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। सो सवाल यहीं से है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? आप प्लानिंग से क्या समझते हैं? आपके घर पे भी बार बार प्लानिंग होती होगी कि ऐसा कर लेना, पापा सोचते होंगे ऐसा ही घर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, प्लान करते हैं, अच्छा अभी इतने रुपए हैं तो इतने का लोन हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, अच्छा अभी ये कर लेते हैं। तो
प्लानिंग जो है ना वो इंसान के एकदम डे टू डे लाइफ से डील करता है। आप डेली कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते ही होंगे, ऐसा नहीं कि प्लान एकदम आपने ऐसे बैठ के लिख ही रहे होंगे, लेकिन मन में आपके कुछ ना कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा कि कुछ ऐसा प्लान बनाए, कुछ ऐसा करें, है ना। मन में आपके कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, ऐसे हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते ही रहते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आपकी डे टू डे लाइफ में से आप डील करते हैं वो सभी आपको पता है। तो एक इंडिविजुअल प्लानिंग अलग हो गई, एक कलेक्टिव प्लानिंग और एक कंट्री लेवल पे प्लानिंग एक डिफरेंट बात हो गई। आप सोचो जब एक इंडिविजुअल प्लान में इतना समय लगता है, जब हम एक इंडिविजुअल प्लान पे इतने प्लान्स बनाते हैं और उन प्लान्स के 10% ही वर्क कर पाते हैं, बाकी 90% हमारी चीजें एज पर प्लान नहीं जाती है। सो वही देश वाली बात है, जब आप किसी देश की प्लानिंग कर रहे हो, इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्सिटी, कहीं पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है, तो जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, यहाँ पे भी प्लानिंग सही तरीके से नहीं जाती है। तो क्या कैसे प्लानिंग करनी चाहिए क्या अप्रोचेस होनी चाहिए प्लानिंग की, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्लानिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ताकि प्लानिंग में जो भी हमने प्लान किया है उसका एटलीस्ट 100% नहीं तो एटलीस्ट हम उसका 70% ही अचीव कर ले, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे दो अप्रोचेस बताई गई है प्लानिंग की। कौन कौन सी अप्रोच है, पहली है सेक्टोरल प्लानिंग और दूसरी है रीजनल प्लानिंग। जनरली देयर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। अब आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है, हम किसी इंडिविजुअल के प्लान्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम किसी कंपनी के प्लान के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्लान के बारे में। चैप्टर के नाम को आपको ध्यान रखना है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब जो हम बात करेंगे वो पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि किस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब सबसे पहले हम समझते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। आपने अलग अलग सेक्टर्स पढ़े हैं, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टनरी, क्यूबनरी, हमने अलग अलग सेक्टर, उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे। तो सरकार या तो करती है कि हम सेक्टर बेसिस ध्यान दें। सेक्टर बेसिस में सरकार हो सकती है कि आज मेरा फोकस मैं प्राइमरी सेक्टर पे रखूंगा, प्राइमरी सेक्टर में ये स्कीम्स होनी चाहिए। या गवर्नमेंट सोच सकती है कि आज हम जो ध्यान देंगे वो हम सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देंगे कि इंडस्ट्रीज के लिए ये चीजें होनी चाहिए। या गवर्नमेंट सोच सकती है कि मैं किस पे जाऊंगा, गवर्नमेंट सोच सकती है कि मैं टर्शरी सेक्टर, इन सारी चीजों पे, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, हम इन सारी चीजों पे जाएंगे, तो इसके लिए ये प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखो, गवर्नमेंट के पास में प्लानिंग की बहुत अप्रोचेस होती हैं और गवर्नमेंट के पास में बेस्ट ब्रेन्स भी होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास अच्छे अच्छे ब्रेन्स होते हैं जिनके पास अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी में काम किया हो, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी सरकार प्लान बनाती है तो सरकार के पास अलग 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 तरीके से ऑप्शंस होते हैं। सॉरी, थोड़े गला खराब है, आप उस पे ना जाएं, आप कंटेंट पे ध्यान दें। आप बोलेंगे कि सर आप हर लेक्चर में तो यही बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेक्टर्स के बेसिस पे प्लान करती है। जैसे गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे 100 रुपए खर्च करना है। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने सोचा और मुझे इन 100 रुपए से अभी देश चलाना है, मुझे 100 रुपए का प्लान बनाना है। तो गवर्नमेंट ऐसे प्लान करेगी कि काम करते हैं, मैं 20 रुपए जो है वो एग्रीकल्चर पे खर्च करूंगा, गवर्नमेंट ऐसे सोचेगी। और इन 20 रुपए में मुझे क्या करना है, इन 20 रुपए में भी मैंने एग्रीकल्चर पे खर्च किया और उसके अंदर भी मैंने सब पॉइंट्स बना लिए। सब पॉइंट्स ऐसे बना लिए कि एग्रीकल्चर पे भी मुझे फोकस करना है, जहां जहां पानी नहीं है, जहां जहां जमीनें बहुत सूखी है, तो मुझे वहां पानी पहुंचाना है। तो इस 20 रुपए में गवर्नमेंट ने इसका भी टारगेट ढूंढ लिया। फिर गवर्नमेंट ने सोचा 20 रुपए में मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो 20 रुपए में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसमें मुझे मेट्रो का काम करना है। मुझे किस शहर में, मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि अभी मुझे कोलकाता में मेट्रो का काम करना है। और भी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है हम उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने सोचा मुझे 20 रुपए बिजली पे ध्यान देना है, क्योंकि आज भी बहुत टाइम ऐसा, देश के आजाद होने के बाद इतना समय हो गया है कि हर गांव में 24 आवर्स बिजली नहीं होती है, तो मुझे बिजली पे ध्यान देना है। तो 20 रुपए सरकार ने यहाँ खर्च कर लिए। अब बिजली में कहाँ ध्यान देना है, तो गवर्नमेंट ने इसका भी सबसे एक सब कैटेगरी बना ली कि मुझे विलेजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
तो ये 20 रुपए में विलेजेस पे सबसे ज्यादा खर्च करना चाहूंगा। तो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के बेसिस पे प्लान कर सकती है कि मुझे इंडस्ट्रीज पे इतना खर्च करना है, मुझे एनर्जी पे इतना करना है, मुझे एग्रीकल्चर पे इतना करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से प्लान कर सकती है, एक प्लानिंग का वे ये होता है। क्लियर है, समझ में आ गई ये वाली चीज आपको। देन सेकेंड प्लानिंग होती है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग ऐसा, आप देखो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट है। जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई और पुणे का डेवलपमेंट है, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी वही डेवलपमेंट हो, या जो दिल्ली का डेवलपमेंट है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जम्मू एंड कश्मीर का भी वही डेवलपमेंट हो, या जो बेंगलुरु का डेवलपमेंट है वो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इनमें भी वही डेवलपमेंट हो। क्लियर। और ये तो मैंने अलग अलग स्टेट्स की बात की। अगर महाराष्ट्र में, अगर मैं मुंबई, पुणे, नागपुर, कुछ सिटीज को छोड़ दूं, तो महाराष्ट्र में भी कुछ गांव ऐसे होंगे जहां पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया होगा। सो हम यहां पे देखते हैं कि गवर्नमेंट एक तो रीजनल प्लानिंग पे भी जाती है। रीजनल प्लानिंग इन द सेंस गवर्नमेंट अलग अलग रीजन पे फोकस करती है। गवर्नमेंट ने देख लिया कि बेंगलुरु बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन बेंगलुरु से हम 20-30 किलोमीटर आगे जाते हैं तो ये गांव है एक, ये गांव की हालत ऐसी है, तो गवर्नमेंट रीजन पे फोकस करती है कि मुझे इस रीजन पे फोकस करना। कई बार गवर्नमेंट ऐसे फोकस करती है कि हमने देश के इस रीजन पे तो बहुत ध्यान दिया, हम हमेशा देश के इस रीजन पे तो हम बहुत डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने कभी डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट फिर क्या फोकस करेगी? गवर्नमेंट इस रीजन पे फोकस करेगी कि इस रीजन पे हमने कभी डेवलपमेंट का ध्यान नहीं दिया है, तो अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपए हैं तो वो 40 रुपए इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहेगी, और बचे 20 रुपए, मतलब बचे 60 रुपए हैं, लेकिन वो 20-25 रुपए जम्मू एंड कश्मीर पे खर्च करके, और फिर जो 40 बचे वो 40 रुपए इस पूरे देश के ऊपर खर्च करना चाहेंगे। तो रीजन के बेसिस पे भी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कई बार प्लानिंग करती है कि जो रीजन पीछे रह गया, जैसे कई बार अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आती है, ठीक है। अब वो एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह लेके आती है, तो उनको पता है कि पंजाब एग्रीकल्चर में अच्छा है, हरियाणा भी अच्छा है, मध्य प्रदेश भी अच्छा है, लेकिन राजस्थान में यहां जहां डेजर्ट है, ये जो मरुस्थली वाला, जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, ये जो डेजर्ट है, यहां पे चीजें सही नहीं है। तो गवर्नमेंट इस रीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी कि ठीक है, एग्रीकल्चर पे तो हम पूरे देश पे ही ध्यान देंगे, लेकिन विशेष ध्यान हम देंगे इस डेजर्ट वाले एरिया में जहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सरकार डेवलपमेंट करती है। तो एक हो गया सेक्टर पे कि या तो वो अलग अलग सेक्टर पे ध्यान दे रही है, या वो रीजन के बेसिस पे हो गया कि गवर्नमेंट का मेन टारगेट है अभी ये, जैसे गवर्नमेंट का कई बार इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए टारगेट हो जाता है बेंगलुरु, तो गवर्नमेंट वहां बेंगलुरु 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 बहुत ध्यान देती है कि वहां क्या स्टार्टअप आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से रीजन के बेसिस पे भी प्लानिंग होती है। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। नाउ अब हम देखेंगे कि प्लानिंग पर्सपेक्टिव, अब तक इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई है। देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 से लेके आज तक इंडिया में प्लानिंग प्रोसेस क्या रहा है, उसका हमको सिर्फ ओवरव्यू देखना है। आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स है साथ में, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपकी बुक है उसमें तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा, और जिसका इकोनॉमिक्स नहीं है उसने भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन सब के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको पता है, एंड इट इज मोर और एवर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हमको ओवरव्यू देखना है, यहाँ आपको डिटेल में नहीं जाना है कि अब तक इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई है, 5 ईयर्स प्लान के बारे में देखना है, और थोड़ा बहुत हमें ब्रीफ देखना है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, ठीक है। यहां पे इंडिया है सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब यहां पे जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको भी करना है। इंडिया हैज centralized planning, and the task of planning in India has been entrusted to the Planning Commission. It is a statutory body headed by Prime Minister and has a deputy chairman and members. The planning in country is largely carried out throughout 5-year plan. अब जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद में ऐसा रहा कि अब क्या प्लानिंग का होगा, बहुत विचार विमर्श करके गवर्नमेंट एक डिसीजन पे पहुंची कि हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे
हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा ये 5 साल के प्लान बनाएगा। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका क्या होगा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका होगा सेंट्रलाइज प्लानिंग। मतलब इंडिया को हम क्या बोलते हैं, इंडिया को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं। फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां है सेंटर, यहां है स्टेट्स, ठीक है, यहां है स्टेट्स, स्टेट्स ऐसे कर देते हैं, स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3। तो यहां से सेंटर ने जो प्लान दे दिया वो इन स्टेट को इंप्लीमेंट करना होगा। ये प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी कि हम सेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, सेंटर में जो प्लान बता दिया कि पूरे देश का ये प्लान होगा वो इन स्टेट्स को फॉलो करना होगा और इन स्टेट्स को उनको इंप्लीमेंट करना होगा। ये अप्रोच थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की। साथ ही साथ यहाँ क्या होता था, यहाँ 5 ईयर प्लान्स बनते थे। क्या होता था, 5 ईयर्स प्लान का यहां सिस्टम चलता था। अब ये जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम है ये हम कहां से इंस्पायर हुए थे, ये हम इंस्पायर हुए थे सोवियत यूनियन से, ठीक है। अगर आपको पता हो तो जब देश आजाद हुआ था तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अप्रोच को साथ दिया था कि हम नॉन अलाइनमेंट के टुवर्ड जाएंगे, ना हम कैपिटलिज्म के टुवर्ड जाएंगे ना हम सोशलिज्म के टुवर्ड जाएंगे। जैसे आपने कोल्ड वार एरा में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि इंडिया ने सोचा कि ना ही वो यूएसए के टुवर्ड जाएगा ना ही सोवियत यूनियन, जिसको कि आज के टाइम में अर्स्टवाइल रशिया, जो कि आज के टाइम में डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बन गया है, ठीक है, ना ही हम सोवियत यूनियन के टुवर्ड जाएंगे। लेकिन तो भी इंडिया की जो अप्रोच थी, इंडिया के जो लीडर्स की अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की टुवर्ड्स टिल्टेड थे, ठीक है, वो सोशलिज्म के टुवर्ड्स कहीं ना कहीं टिल्टेड थे। तो उन्होंने क्या किया, ऑल्दो हमने बोला कि ना ही हम कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स है ना ही हम सोशलिज्म के टुवर्ड्स है, लेकिन इंडिया जो था वो सोवियत यूनियन के पैटर्न से और सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और सोशलिज्म का उस टाइम पे चैंपियन कौन था, सोशलिज्म का उस टाइम पे चैंपियन सोवियत यूनियन ही था, ठीक है। सो इंडिया ने भी ये जो सोवियत यूनियन का जो मॉडल है 5 ईयर प्लान का, इस 5 ईयर प्लान को इंडिया ने भी अपनाया, ठीक है, 5 ईयर प्लान, इस 5 ईयर प्लान को इंडिया ने भी अपनाया। क्लियर, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। जैसे कि सोवियत यूनियन में होता है सेम, ये 5 ईयर प्लान हमने सोवियत यूनियन से अपनाया, ये इंडिया ने अपनाया। क्लियर हुई, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं, यहां तक मैंने आपको क्या बोला है। अब यहां पे एक वर्ड है, ऑल्दो अगेन ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे झेल पाओ इन द सेंस अगर आप इसे समझ पाओ तो समझना, नहीं समझ पाओ तो कोई बात नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी यहां पे एक शब्द यूज है, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब जब आप जाओगे ना ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये वर्ड यूज हो गया है तो मैं आपको बताता हूं कि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, अभी इतना ही समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर कहां से मिली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर फंक्शन सबके बारे में लिखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर कहां से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जिस बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, जो बॉडी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रही हो, वो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं लिखा, कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा, ये बॉडी सरकार ने बनाई है। तो ये बॉडी सरकार ने कैसे बनाई है, ये बॉडी सरकार ने एक पार्लियामेंट में बिल पास किया, पार्लियामेंट में एक लॉ, वही बिल पास किया, लॉ बनाया और ये बॉडी बनाई। तो जो भी बॉडी पार्लियामेंट के द्वारा उस बिल को पास करके उस लॉ के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और वो बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर डिराइव कर रही हो, उसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और वो बॉडी जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं हो और पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ हो, या पार्लियामेंट में क्या हुआ हो, पार्लियामेंट ने उसे लॉ बना दिया हो और वहां से वो बॉडी बनी हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर है, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो मैं अच्छे से बोल रहा हूं, आप इस चीज को यहां पे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल वाला एस्पेक्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट को पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है, समझ में आए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो बिल्कुल लोड मत लेना।
अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी बुक में प्लान्स बताए गए कि फर्स्ट ईयर प्लान कब था, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, प्लान हॉलीडेज, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान। तो ये ईयर्स हैं, आप एक बार इन ईयर्स को गो थ्रू कर लेना। तो जो भारत का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 टू 1956 और दूसरा जो प्लान था वो 1956 टू 1961। आपको कुछ प्लान्स को बहुत ध्यान से रखना है, जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड प्लान तो ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों प्लान के ईयर्स क्या है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, या मेरा एक्सपीरियंस है, पूछने को तो देखो आप कहीं से भी पूछ सकता है, मैं भगवान तो नहीं हूं या कोई अंतरात्मा तो नहीं है मेरे पास में कि मैं बता दूं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। बट अभी तक जैसे हमने ट्रेंड देखा है वो मेजरली फोकस करते हैं या तो कि इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में था, या वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन से ईयर का था। ठीक है, तो उसमें वो कंफ्यूज करते हैं 1955 से लेके 1960, एक ऑप्शन ये देते हैं वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक, सो यहां पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर और सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको ध्यान रखना है। फिर आपको यह ध्यान रखना है कि प्लान हॉलीडे आया था थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में। ठीक है, प्लान हॉलीडे क्या था, ये यहां पे हम लोग देखते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में प्लान हॉलीडे आया। यहां पे कुछ साल तक 5 ईयर प्लान्स नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया ने चाइना के साथ में हमारा युद्ध हुआ था 1960s के दौरान पे, साथ ही साथ पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुए थे, साथ ही साथ ड्रॉट वाली सिचुएशन आ गई थी तो हमारा एग्रीकल्चर भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। तो ऑल्दो जो हमने प्लान्स बनाए थे वो प्लान में हम फुलफिल नहीं कर पाए। जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा जो मेनली जो फोकस था वो हमें एग्रीकल्चर को अच्छा करना था। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी ग्रोथ को लेकर अच्छा करना, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन आप खुद सोचो, जब यहाँ पे हमारे साथ में युद्ध हो रहे हैं, इस पीरियड में हमारे साथ में चाइना या पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हो रहे हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट हो गई? वो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गई नेशनल सिक्योरिटी पे। वो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गई नेशनल सिक्योरिटी पे। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी पे। तो हमारे जो टारगेट से वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। ऊपर से देश के सामने इतनी समस्या, अभी हमारा देश आजाद हुआ, हमने युद्ध देखा, हमने ड्रॉट वाली सिचुएशन देखी, हम इतने डेवलप नहीं थे उस समय। तो उस समय कुछ प्लान हॉलीडेज आया था, यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ प्लान हॉलीडेज थे, तो यहाँ पे हमने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी है। कुछ कुछ एनुअल प्लान्स बनाए गए, एनुअल कुछ कुछ टारगेट रखे गए कि इस साल में हम ये करेंगे, इस साल में हम ये करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई थी। सो आपको ये प्लान हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। मुझे आपको जो बताना है, मुझे आपको प्लान हॉलीडे का अच्छे से समझाना है, मुझे आपको रोलिंग प्लान बहुत अच्छे से बताना है, और मुझे आपको यहाँ पे जो एनुअल प्लान्स आए हैं ये बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक है, सो इसलिए इन तीनों पे मैं विशेष फोकस करूंगा। बाकी तो एट्थ प्लान ये था, 9th प्लान ये था, ये ईयर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ईयर में भी मैंने आपको बताया ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपको याद रखना है वो आपको इन तीनों के ईयर्स भी याद रखना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा अगर आप थोड़ा सा कहीं पे दीवार पे चिपका लेंगे ना स्टिकी नोट से, और घूमते फिरते देख लेना, रटने की कोशिश मत करना, आप घूमते फिरते देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठेगा। ये 5 फिगर आपको ध्यान करने हैं बस। इसके अलावा क्वेश्चन कभी 6th प्लान से भी आया तो आपको ध्यान रह जाएगा, आप ईयर काउंट कर लोगे, इतना आप उंगली चला लोगे अपनी। ठीक है, प्लान हॉलीडे वाला हो गया। फिर रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में क्या होता है, रोलिंग प्लान में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हुआ था। आप देखो तो यहाँ पे ये 4 साल का ही है। यहाँ पे सरकार बदल गई, जनता गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस की सरकारें चल रही थी लेकिन अब जनता गवर्नमेंट आ गई। तो जनता गवर्नमेंट को ये प्लानिंग कमीशन का सिस्टम समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि देखो भैया ये चीजें बहुत गलत है, हम एक बार में 5 साल का प्लान बना देते हैं। अब 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाए, हम आज कैसे डिसाइड करें कि 5 साल तक क्या होगा। तो ये जो यहाँ पे जो सरकार थी जनता गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि हम एक ब्रॉडर प्लान बनाएंगे, हम एक 15 साल का प्लान बना लेते हैं, और हम छोटे छोटे प्लान बनाएंगे, 1-1 साल के बनाएंगे, फिर एक मिडिल टर्म में 3-3 साल के प्लान बनाएंगे, और एक ब्रॉडर विजन लेके प्लान बनाएंगे, ताकि हर एक साल में हम देख सकें कि हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे नहीं हो पा रहे, इस साल इकोनॉमी में क्या चैलेंज है, अगले साल इकोनॉमी में क्या चैलेंज है, उस हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। तो ये जो रोलिंग प्लान यहाँ पे, बिकॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जब सरकार चेंज होती तो आपको पता है, देखो पॉलिटिकल एंगल भी होता है, हर सरकार को
अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। हर सरकार ये चाहती है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं और हमसे पहली वाली सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। कोई भी कांग्रेस बीजेपी को गाली देगी, बीजेपी कांग्रेस को गाली देगी, यही चलता है। ठीक, तो यहां पे जो जनता गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट ने बोला ये प्लानिंग कमीशन का पूरा आइडिया ही फेल है, यहाँ पे ये 5-5 साल का आइडिया फेल है, हम छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे और एक लॉन्ग टर्म में बड़ा प्लान बनाएंगे। तो ये रोलिंग प्लान चला यहाँ पे कुछ, ठीक है, 2 ढाई 3 साल तक ये चला। फिर इसके बाद में क्या होता है, 1980 में आ जाती है वापस कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार बोलती है कि तुमको कुछ नहीं पता है, हम ये जो रोलिंग प्लान वाला और ये जो छोटे छोटे प्लान वाला ये जो कॉन्सेप्ट लाए थे, हम इसको करते हैं खत्म और हम वापस हमारी वाली अप्रोच चालू रखेंगे, दैट इज 5 साल वाले प्लान की हम अप्रोच चालू रखेंगे, ये कांग्रेस की सरकार ने बोला। तो फिर यहां से वापस वही 5 साल वाले प्लान की सारी चीजें शुरू हो गई कि 5 साल, हर 5-5 साल में प्लान बनाना। फिर आए वापस एनुअल प्लान्स 1990 से लेकर 1992 2 साल तक के एनुअल प्लान्स आए। ये क्यों आए, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हमारा हुआ था एलपीजी रिफॉर्म। अगर आप इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझोगे, यहाँ पे ईयर को कनेक्ट करो कि इस ईयर में क्या हुआ, ठीक है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे प्लान हॉलीडेज, तो इस ईयर के आसपास हमारे पास युद्ध हुए थे, ठीक है, मतलब इस वाले पीरियड में युद्ध वगैरह हुए थे, तो उसका इंपैक्ट सीधा हमें यहां देखने को मिला। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे सरकार बदली थी, तो इसलिए यहां पे कुछ चेंज हुआ। यहां पे आप देखो तो यहां पे हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था, यहाँ एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दी थी। तो हमने जब हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज लेके आए, तो उस चेंज को भापने के लिए, उस चेंज को अच्छे से समझने के लिए, उस चेंज का हमारी इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए सरकार ने उस समय कुछ एनुअल प्लान्स बनाए कि हम छोटे छोटे प्लान बनाते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम पे, अच्छे से पटरी पे आ जाए, अच्छे से काम करने लगे, और जैसे ही हमारी इकोनॉमी अच्छे से पटरी पे आ जाएगी, हम वापस प्लान बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एनुअल प्लान का ये रीजन था। तो आपको समझ में आया सॉरी, आपको समझ में आया यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, प्लान हॉलीडेज, रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान, बाकी यहाँ पे सारे ईयर्स हैं, तो वो ईयर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नाइन्थ प्लान आया 1997 से 2002, तालियां। फिर 10th प्लान आया 2002 से 2007, फिर से तालियां, मतलब उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आप इन चीजों पे विशेष ध्यान रखिएगा, इन 5 चीजों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लियर है। और एक इस पे भी थोड़ा सा रख सकते हो, इसको एक बस ब्रीफ देख लेना, ठीक, समझ गया आप। अब यहां पे लेकिन फिर बदल जाती है सरकार 2014 में, और ये जो सरकार आती है ये कर देती है प्लानिंग कमीशन को खत्म। यहां पे क्या आता है नीति आयोग। नीति आयोग आ जाता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, मैं चेक करूंगा कि आप में से कौन से बच्चे सही आंसर देते हैं, ठीक है। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं स्वाहा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का रोल होता है खत्म, और यहां पे जो रोल आता है वो आता है नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग भी यही करती है, नीति आयोग का काम यही है, नीति मतलब क्या करना, पॉलिसीज बनाना, नीति बनाना, हमारे कंट्रीज की नीति डिसाइड करना, पॉलिसीज बनाना, ये क्या होगा। लेकिन जो नीति आयोग है उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको और ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होगी। On 1st January 2015, the Niti Aayog was formed by replacing the Planning Commission of India. Niti Aayog is set up with the objective of involving states in economic policy making in India for providing strategic and technical advice to the central and state गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पे क्या होता है, नीति आयोग की जो अप्रोच होती है, नीति आयोग की अप्रोच उल्टी होती है। नीति आयोग ऐसा करती है, हमने प्लानिंग कमीशन में ये देखा था कि सेंटर होता है और नीचे स्टेट, ठीक। हमने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में क्या देखा, सेंटर और नीचे स्टेट्स। यहां से ये जो प्लान बता रहे हैं वो इनको इंप्लीमेंट करना। लेकिन हम यहां पे क्या देखते हैं, नीति आयोग स्टेट से क्या मांगती है, स्टेट से वो एडवाइस मांगती है, और स्टेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट्स अपनी बात सेंटर को कहते हैं और सेंटर उस हिसाब से प्लान बनाता है। नीति आयोग भी देखा जाए तो नीति आयोग छोटे छोटे प्लान बनाती है और एक 15 साल का बड़ा वाला फ्रेमवर्क बनाती है कि इन 15 साल में ये अचीव करना है। लेकिन 15 साल में रिजिडिटी के साथ में नहीं होता, जैसे प्लानिंग कमीशन में 5 साल का बन गया तो बन गया, यहाँ पे ऐसा नहीं 15 साल का बन गया तो बन गया।
15 साल में हमने एक ब्रॉडर आउटलुक, ब्रॉडर वे हम लोग डिसाइड कर लेते कि इस 15 साल में इंडिया को यहां तक पहुंचाना है। अब ये 15 साल के लिए हम क्या करेंगे, इस 15 साल के टारगेट के लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे। हम 3 साल के प्लान बनाएंगे, हम छोटे छोटे हमारे टारगेट्स रखेंगे, हमारा 1-1 साल का हम प्लान बनाएंगे, 3-3 साल का बनाएंगे कि हम इस बड़े टारगेट पे कैसे पहुंचे। ठीक है। और नीति आयोग का जो अप्रोच होता है वो स्टेट से लेकर सेंटर में जा रहा था और प्लानिंग कमीशन का सेंटर से स्टेट में आ रहा था। ये इनके अप्रोच में डिफरेंस है। सो ये चेंज हुआ 2015 में। 2015 में प्लानिंग कमीशन हुआ स्वाहा और आया नीति आयोग का हुआ जन्म। तो क्लियर हो गई आपको इतनी सारी बातें, हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली कि प्लानिंग क्या है, सेक्टोरल प्लानिंग क्या है, रीजनल प्लानिंग क्या है, इंडिया में अब तक प्लानिंग कैसे हो रही है, सारे प्लान्स के बारे में हमने बात कर लिया, प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर लिया, नीति आयोग के बारे में बात कर लिया। अब इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग कुछ समय बाद आएंगे एज पर आवर डिस्कशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही। अभी हमारा जो फोकस है वो फोकस मेनली प्लानिंग पे सबसे ज्यादा है कि प्लानिंग क्या होती है। और मैंने आपको प्लानिंग का हमने एक छोटे से एग्जांपल से शुरू किया था कि आप अपने दिन का भी पूरा प्लान करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आप अपने लाइफ में थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये ग्रेजुएशन करना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तमाम तरीके की ये डे टू डे लाइफ में हम लोग ये सारी चीजें करते ही हैं। लेकिन अब हमें बात करनी है प्लानिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया में कैसे अभी तक डेवलपमेंट हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो प्रॉपर प्लानिंग की वजह से हुआ। आप लोग जितना भी डेवलपमेंट देखते हैं उसमें पूरा प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो इन सब की वजह से पूरा क्या है, इंडिया डेवलप हुआ है। ठीक है। तो इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान बनते थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को किसने रिप्लेस कर दिया है, नीति आयोग ने कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हम लोग समझते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग को। तो टारगेट एरिया प्लानिंग में आप क्या समझें, अगर अब मैं इस टॉपिक पे ही जाऊं, टारगेट एरिया प्लानिंग मतलब आप किसी एक एरिया को टारगेट कर रहे हो, आप वहां पे प्लान कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पहाड़ में ये गांव वगैरह है, तो इस गांव पे हमने टारगेट किया है और यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड अच्छे बने, यहाँ पे वो मोबाइल का नेटवर्क अच्छे से रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से रहे, स्कूल रहे, हॉस्पिटल रहे, हेल्थ केयर सिस्टम रहे। ठीक है। सो हम ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो टारगेट एरिया प्लानिंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है? इसको अगर हम देखें तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, अगर हम देखें तो जो अनइवन वाली चीज होती है कि यहाँ पे चीजें जो होती है वो अनइवन वे में होती है। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर मुंबई है तो मुंबई में डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पुणे में डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र के जो कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। सो हम क्या देखते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ जगह पे अच्छे से प्लानिंग, कुछ जगह पे अच्छे से प्लानिंग या अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रिसोर्सेज हमें देखने को बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में ये लोग पीछे रह गए हैं। और यहाँ जब भी अगर हम लोग आज की तारीख में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की तारीख में हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि जहां रिसोर्सेज होंगे वहां अच्छे से डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट वहां होगा जहां पे अच्छा कोई निवेश करेगा, जहां पे टेक्नोलॉजी का अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक। तो बहुत सारे शहरों में आप देखते हो कि वहां रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहां क्या हो रहा है, रिसोर्सेज वहां पे उपलब्ध करवा दिए जाते हैं क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी है, वहां पे लोग हैं। ठीक। सो टारगेट एरिया प्लानिंग में यह होता है कि कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहां पे डेवलपमेंट कम हुआ है और उन एरियाज को टारगेट किया जाता है। The planning process has to take a special care of those areas which have remained economically backward। जो economically backward area रह गए हैं, कोशिश ये करना है कि वहां पे अच्छे से प्लानिंग की जाए।
as we know, the economic development of a region depends upon its resource base, but sometimes resource rich region also remain backward. हमेशा हम ये देखते हैं कि जहां रिसोर्सेज बहुत होते हैं वहां क्या होता है, वहां डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगह पे रिसोर्सेज होते हैं उसके बावजूद वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट beside resources. With a planning experience of about 1.5 decades, it was realized that regional imbalances in economic development were getting, ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये देखा है कि इंडिया का इतना जो प्लानिंग एक्सपीरियंस है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब यही समझो कि महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे बहुत डेवलप है लेकिन वो गांव इतने डेवलप नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा, रीजनल इम्बैलेंस देख रहे हैं कि कुछ एरिया तो डेवलप है लेकिन ये वाले जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है ये डेवलप नहीं है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो इसको हमारी सरकार ने सोचा कि इसे सुधारना होगा, इसे ठीक करना होगा। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। नाउ इन ऑर्डर टू अरेस्ट द accentuation of the regional and social disparities, the planning commission introduced target area and target group approaches to the planning. यहाँ पे क्या है, ये देखने के बाद कि जो रिसोर्सेज है वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक जगह पे क्या हो रहे हैं, एक जगह पे वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने टारगेट एरिया प्लानिंग का शुरुआत की। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ एरिया को टारगेट किया और उन एरिया को और वहां पे फिर डेवलपमेंट किया, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कहीं कहीं रिसोर्सेज एक जगह अक्यूमुलेट हो रहे थे। ठीक है, वहां एक जगह अक्यूमुलेट हो रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दूसरे एरियाज में भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। Some example of programs directed towards the development of target areas. अब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि टारगेट एरिया प्लानिंग कैसे हुई और इन एग्जाम्पल्स को हम लोग कमिंग वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा ड्रॉट और बहुत ज्यादा पानी और इन सब की शिकायत रहती है वहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया कि जहां पे डेजर्ट है वहां डेजर्ट एरिया, जहां पे पहाड़ है वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वहां पे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग बनाई गई। जैसे यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे हमने ये देखा जैसे सॉरी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा हिल है तो यहाँ पे अलग अप्रोच रखी। वहीं अगर हम यहाँ जाएं, राजस्थान के टुवर्ड जाएं तो यहाँ डेजर्ट वाले एरिया में हमें कुछ अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो यहाँ पे प्लेन्स हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश बिहार जो यहाँ पे हम जो प्लेन्स देख रहे हैं इन प्लेन्स में हमें अलग अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो हर एरिया की हर जगह की अलग अलग प्लानिंग अप्रोच फिर सरकार ने बनाना शुरू करी जिससे कि देश का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। क्लियर? These are the example of target group program, marginal farmer development agencies, small farmer development agencies. अब क्या है, टारगेट ग्रुप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे जो किसान भाई है, ठीक है, जो छोटे छोटे फार्मर्स है या जिनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है तो वहां पे भी टारगेट किया जा रहा है। जो छोटे छोटे फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनके पास में रुपए अच्छे आए। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम सीधा टारगेट कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान है हम उनको टारगेट करें। तो ऐसे करके किसी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप कैसे समझेंगे, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस होती है और कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या होता है कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर रहते हैं उन्हें जरूर बुलाया जाता है या सिर्फ उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस ग्रुप पे टारगेट कर रहे हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आ पाए, उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें ताकि वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो वैसे ही जो फार्मर्स है इन पे टारगेट किया जा रहा है ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। वैसे ही जो हिली एरियाज है उस पर टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो। तो ऐसे हम पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर सेक्शन पे टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया पे टारगेट कर रहे हैं ताकि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। In the 8th five-year plan, special programs were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, tribal areas and backward areas. जो फिर जो 8th five-year plan आया था उसमें क्या हुआ था कि हिल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, इन पे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में। टारगेट
टारगेट एरिया प्लानिंग में क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं एंड देन प्लान करते हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग। और टारगेट एरिया प्लानिंग के अंदर और भी छोटे छोटे सब पार्ट है जो कि अब हम पढ़ेंगे, जैसे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम लोग यहां पे ले सकते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरी हो गया यहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया, देन डेजर्ट एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहां पे हम किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं एंड देन वहां का डेवलपमेंट किया जाता है। अब जैसा कि आपको भी पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और गवर्नमेंट और लोगों का ध्यान हमेशा वहां जाता है जो ऑलरेडी बहुत डेवलप हो, है ना। आपने भी देखा होगा कि इंसान का ध्यान कहां पे जाता है, जो इंसान ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो तो आप बोलते हो कि ओ हो वो कितना बढ़िया है। और वहीं दूसरा इंसान जिसको कि जो लाइफ में कभी फेल हुआ हो, ठीक है, और वो उससे ज्यादा बेहतर हो लेकिन कोई भी फेलियर को नहीं देखता। तो वैसे ही इसको डेवलपमेंट से जोड़ दो, दोनों चीज को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया कि जो एरिया बहुत डेवलप्ड है हमारा ध्यान वहीं जाता है, जो अनडेवलप्ड है हमारा ध्यान वहां कभी नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि देश को आजाद होने के बाद बहुत समय हो गया है, कुछ शहर बहुत अच्छे डेवलप हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पे 24 घंटे बिजली नहीं है। 24 घंटे छोड़ो, किसी के यहाँ तो मतलब ये स्थिति हो जाती है कि 24 घंटे में ही सिर्फ 2-2 घंटे बिजली आती है, या आज भी वहां मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब वहां नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। तो हमने देखा कि कुछ एरिया तो बहुत आगे बढ़ गए और कुछ एरिया में बहुत पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया जा रहा है ताकि जो एरिया पीछे छूट गए हैं उन एरिया को टारगेट करें और उनका वहां पे हम अच्छे से डेवलपमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गई, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे कि वही वाली बात है कि आपकी टीचर जो कुछ होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे टारगेट करते हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं, उनको टारगेट करते हैं ताकि वो अच्छे से मार्क्स लेके आ सके। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पुश देते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को समझेंगे कि जो हिल एरियाज है वहां पे एक तो ये मोबाइल के नेटवर्क वाली समस्या, बिजली की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं वहां देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने वहां पे टारगेट किया ताकि वो एरिया भी डेवलप हो सके। ठीक है, सो बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही सिंपल सा वीडियो है। एक बार आप लोग गो थ्रू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वेर इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट comprising all the hilly districts of उत्तर प्रदेश, that is present उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही स्टेट था, बाद में अलग अलग हुए। तो सॉरी, तो आज की तारीख में जो उत्तराखंड है उसके 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर अप किया गया। ये जो 5th 5-year प्लान है, 5th 5-year प्लान में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो आज की तारीख का जो उत्तराखंड है उसके 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया जो हिली एरियाज में। साथ ही साथ जो मिकिर हिल है, जो नॉर्थ कचकेर हिल्स ऑफ आसाम है, जो दार्जिलिंग है, जो नीलगिरी है तमिलनाडु में, इन कुछ और भी एरियाज को यहाँ पे क्या किया गया, इन कुछ और भी एरियाज को यहाँ पे टारगेट किया गया। ठीक है, ये जो भी हिली एरियाज थे इनको यहाँ पे टारगेट किया गया सो दैट यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पे इन लोगों का विकास हो सके, एरिया का विकास हो सके, इनको रोजगार मिले, साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। ठीक, क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। The National Committee on the Development of Backward Area in 1981 recommended that all hill areas in countries having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas। ये जो है ये आप लोगों के लिए MCQ के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली चीज सॉरी, इस वाली चीज को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, इस वाली चीज को आप स्टार बना लीजिए और आप इस चीज को ध्यान रखिए, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए कि जो नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया थी उन्होंने रिकमेंड किया कि कोई
कोई भी एरिया जिसकी हाइट 600 मीटर से ऊंची हो, ठीक है, और वो ट्राइबल एरियाज के अंडर नहीं आ रहा हो तो उसे बैकवर्ड हिल एरिया में कंसिडर किया जाए। देखो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि हम लोग अधिकतर देखते हैं, अधिकतर, मेजॉरिटी नहीं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 80% हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हिल्स पे कौन रह रहा है, हिल्स पे अधिकतर जो ट्राइबल पीपल है वो लोग रहते हैं। चाहे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह में देखो तो जो एसटी कम्युनिटी होती है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी होती है, वो अधिकतर वहां पे रहती है। तो इन लोगों का ऑलरेडी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ रहता है। आपने भी देखा होगा जो ट्राइबल पीपल हैं वो लोग हमसे कितने अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है ना, तो वो हम लोगों से कितने अलग है। तो उनको जो ट्राइबल एरिया प्लान है उसके तहत उनका डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन दिया है उसके तहत उनका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग छूट जा रहे हैं जो कि ट्राइबल एरिया प्लान में भी नहीं आ रहे हैं, जो कि एसटी कम्युनिटी में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लोग, कुछ लोग छूट जा रहे हैं। तो जो लोग छूट जा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है? उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको हम क्या कर रहे हैं? उनको हम टारगेट कर रहे हैं सो दैट उनका भी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कहा गया? नेशनल कमीशन, ठीक है, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने कहा कि वो हिली एरियाज जिनकी हाइट 6 मीटर से अबव है और जो कि ट्राइबल सब प्लान के अंदर नहीं आते हैं, उनको बैकवर्ड हिल एरियाज में कंसीडर किया जाए ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। अगर वो ट्राइबल सब प्लान में आते तो ऑलरेडी उनका क्या होता? ऑलरेडी उनका डेवलपमेंट हो गया होगा। लेकिन वो ट्राइबल सब प्लान में नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो लोग छूट रहे हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। आप उनको बैकवर्ड हिल एरियाज में कंसीडर कीजिए और उनका डेवलपमेंट कीजिए। क्लियर है? उस एरियाज का डेवलपमेंट कीजिए। तो आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? बहुत छोटी सी चीज है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार आप और पढ़ेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। The detailed plans for development of hill areas were drawn keeping in view their topographical, ecological, social and economic condition. These programs aimed at harnessing the indigenous resources of hill areas through development of horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, poultry, forestry and small scale and village industry. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग प्लान्स बनाए गए, अलग अलग प्लान्स ऐसे बनाए गए कि हिल में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी इकोलॉजी से लेके, वो अपने इन्वायरमेंट से लेके, वो अपनी लैंग्वेज से लेके बहुत ज्यादा कंसर्न इन द सेंस और बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो इनका जो भी प्लान हो इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, इनकी नीड के अकॉर्डिंग हो कि इनकी क्या नीड है, उस एरिया की क्या नीड है, और जो भी प्लान हो वो उनके इन्वायरमेंट को ध्यान रख के, उनका रहन सहन देख के, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के, उन सारी चीज को देख के रख के एक पूरा प्लान बनाया जाए जिससे कि डेवलपमेंट हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि डेवलपमेंट होता है तो ये लोग नाराज भी ऐसे हो जाते हैं क्योंकि सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहती है कि जो इनकी जो रूट्स होती है, जो इनका रहने का तरीका होता है, जो इनकी बेसिक चीजें होती है, सरकार इनको बदलना चाहती है। और ये चीज अगर आप बदलेंगे तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक डिटेल प्लान बनाया गया सभी एरिया से रिलेटेड कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एनवायरमेंट पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाए। तो फिर और साथ साथ में क्या किया गया? साथ साथ में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, एनिमल हस्बेंडरी पे ध्यान दिया गया, ठीक है। स्मॉल स्केल, जो गांव में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, इन पे ध्यान दिया गया कि जो लोग इन लोगों का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए ताकि इन्हें रोजगार भी मिले, साथ ही साथ क्या हो, ताकि जो अपनी चीजें हैं वो उनको भी प्रोटेक्ट करके रख सके, जो इनकी बेसिक चीजें हैं वो भी ये लोग प्रोटेक्ट करके रख सके, अपनी लैंग्वेज वगैरह भी प्रोटेक्ट करके रख सके, साथ ही साथ इनके रोजगार और इनका डेवलपमेंट भी हो सके। टारगेट एरिया प्लानिंग मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। टारगेट एरिया प्लानिंग, हमने ये बात की थी कि ये जो टारगेट एरिया प्लानिंग है, हमने इसमें क्या बात की कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करते हैं, जैसे हिली एरियाज, ठीक है, हिली एरियाज, और क्या हो सकते हैं? ड्रॉट प्रोन एरियाज, ड्रॉट प्रोन एरियाज मतलब जहां रेनफॉल बहुत कम हुआ हो या जहां वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो, जो सूखी जमीन रहती, जो सूखत की जमीन, जिसे पूरा हिंदी में अच्छे से ऐसे कहेंगे, उसे ड्रॉट प्रोन एरिया कहते हैं। या डेजर्ट एरिया, ठीक है। सो ये पूरा हमने इसमें देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में बात करेंगे कि यहां सरकार ड्रॉट प्रोन
एरिया में गवर्नमेंट क्या करती है, ड्रॉट प्रोन एरिया में गवर्नमेंट एक तरीके से टारगेट कर रही है कि वहां पे पानी पहुंचाया जाए ताकि वहां पे खेती वगैरह हो पाए, या वहां कोई पॉपुलेशन अच्छे से रह रही है तो उसे पानी कम से कम पीने लायक तो मिले। बहुत सारे हम लोग ये देख रहे हैं आज के टाइम में बहुत सारी जगह की खेत में भी क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लग गई है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होने लग गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, वाटर लेवल नीचे गिरते जा रहा है, ये सारी समस्या आ रही है। तो इसमें और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में अच्छा खासा पानी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारा जो एरिया है वो एकदम ड्रॉट एरियाज में कन्वर्ट होते जा रहा है, वहाँ पानी की एकदम कमी हो रही है, वहाँ पे वाटरफॉल अच्छे से नहीं हो पा रहा, बारिश अच्छे से नहीं हो पा रही, एकदम सूखी जमीन होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, या तो पेड़ उगाओ जिससे, ठीक है, या वो हम लोग देख रहे हैं कैनाल्स वगैरह बना रही है जिससे कि खेती के लिए आसानी हो। तो गवर्नमेंट इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके टारगेट कर रही है, गवर्नमेंट इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके कुछ प्लान्स बना रही है उस हिसाब से ताकि इनका काम हो सके। This program was initiated during the fourth five-year plan with the objective of providing employment to the people in drought-prone areas and creating productive assets. Initially, this program laid emphasis on construction of labor-intensive civil work. अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान में ड्रॉट प्रोन एरियाज पे ध्यान देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या करना है, सबसे पहले तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वहाँ खेती तो कोई अच्छे से ज्यादा अच्छी हो नहीं पा रही है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उन्हें हमें रोजगार भी देना है। अब रोजगार कुछ ऐसे दे कि हम कुछ ऐसा ही काम कर दे कि जिससे पानी भी आ जाए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया इन्होंने जो लोगों से काम करवाया, लेबर इंटेंसिव वर्क करवाया। पहले इतनी मशीन्स वगैरह का नहीं कि लोगों से बोला कि चलो तुम कैनाल्स बनाओ, जो मैनमेड कैनाल्स बहुत बने हैं कि लोगों से बोला कि आओ कैनाल बनाते हैं, सरकार रुपए भी देगी, तुम्हारे एरिया में पानी भी आएगा, तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और क्या होगा, तुम्हें रुपए भी मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्स लाने शुरू किए। बट later on it emphasized on irrigation project, land development program, afforestation, grassland development and creation of basic rural infrastructure such as electricity, road, market, credit and services. The National Committee on Development of Backward Areas reviewed the performance of this program. फिर उन्होंने धीरे धीरे बोला कि नहीं, हम इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आएंगे, हम पेड़ उगाएंगे, पेड़ों से वाटर लेवल ऊपर आएगा, ठीक है, हम लोग गांव में क्या होंगे, बिजली पहुंचाएंगे, रोड्स बनवाएंगे, ये सारे काम करेंगे सो दैट ये जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है ये भी डेवलप हो सके, वहां रोड अच्छे होंगे, वहां हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, वहां स्कूलें होंगी, वहां छोटी मोटी बैंक होंगी, तो वहां लोग रह लेंगे। अब एक तो सूखी जमीन, रोड भी नहीं, बिजली भी नहीं, स्कूल भी नहीं, हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं, तो वहां कौन रहेगा। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों पे फोकस करना शुरू किया। और ये जो प्रोग्राम है इन प्रोग्राम को रिव्यू किसने किया, इन प्रोग्राम को रिव्यू किया द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रिव्यू करा टाइम टू टाइम कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स कुछ काम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहां तक ये पहुंचे हैं, ठीक है। It has been observed that this program is largely confined to the development of agriculture and elite sector with major focus on restoration of ecological balance. Since the growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal land for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is a need to create alternative employment opportunities in drought prone areas. ये बेसिकली हम लोग ये प्रोग्राम देखे तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर पे सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा है क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लैंड कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, लोग वो सूखी जमीन है जहां पे एक फसल ही हो पा रही, जहां पे कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो भी वहां पे खेती कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि लैंड पे प्रेशर बहुत बढ़ते जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग मार्केट्स बनाया, उसको शहर से जोड़ दिया, रोड बना दी, वहां पे स्कूल्स बना दिए, हेल्थ केयर सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वहां अल्टरनेटिव रोजगार देने का, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश किया ताकि जो लोग वहां पे हैं वो वहीं रहें, वो शहर के टुवर्ड्स भी माइग्रेट ना करें, और साथ ही साथ वहां इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लेके आए ताकि वहां लैंड तक भी पानी पहुंचे। The other strategies of development of these areas include adoption of
integrated watershed development approach at the micro level, the restoration of ecological balance between water, soil, plants and human and animal population should be the basic consideration in the strategy of development of drought prone areas. फिर यहाँ पे हमने ये देखा कि इंटरशेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे पानी से संबंधित क्या हुआ कि जैसे 2-3 नहरें तो उन 2-3 नहर को उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया. नहर इन द सेंस कैनाल. अगर हमने देखा कि ये जो कैनाल्स है तो इन कैनाल्स को 2-3 कैनाल्स को मर्ज कर दिया. अगर कुछ नदी है तो नदी को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वो बनाया, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर वाला सिस्टम किया कि वहां से पानी वो कहीं दूसरी जगह भेज सके. तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जिनसे क्या हो रहा है, जिनसे कि पानी लोगों तक पहुंचाया जाए. उन्होंने साथ साथ में ये भी कोशिश की कि यहाँ जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब एक समय पर वो धरती बहुत अच्छी थी लेकिन बाद में वहां पानी की कमी हो गई. वहां पे हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा उस धरती में प्रोडक्टिविटी नहीं बची उस लैंड में. तो कोशिश की जा रही कि सबको रिस्टोर किया जाए और इसलिए जो है कि वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल पॉपुलेशन इन सबको बेसिक में कंसिडरेशन रख के और फिर कुछ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाए सो दैट अच्छे से वहां का डेवलपमेंट हो सके. क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है. केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बरमौर रीजन. अब ये बरमौर रीजन कहाँ पे है? ये जो बरमौर रीजन है ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है और ये बरमौर रीजन का ये जो मैप लगा है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप इसे देख सकते हैं. ठीक है, सो ये बरमौर जो रीजन है हम इसकी केस स्टडी करेंगे कि इस रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है ये वो रीजन है जहां पे एक तरीके कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन बाद में सरकार ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके क्या किया, इस रीजन को डेवलप किया. सो हमें इस पूरी केस स्टडी के माध्यम से यह समझना है कि इस रीजन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, पहले ये रीजन कैसा था, आज ये रीजन कैसा है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है. सो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे यहाँ जो कि हम प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कैसे प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग से कैसे अच्छे से डेवलपमेंट हो पाया. इसका एक रियल एग्जांपल है, हमें इसे यहाँ पे समझना है. सो ये जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश का है और ये ट्राइबल रीजन है, या जहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, गद्दीस. ठीक है, सो हमें उसके बारे में समझना है. This region, popularly known as homeland of Gaddis, is surrounded by lofty mountains on all sides. The river Ravi and its tributary Bundil and the Tunhaden drain its territory and crave out deep gorges. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं फिर पूरा एक साथ में समझेंगे. This river divides the region into 4 physiographic divisions called Holi, Khanni, कुक्ति एंड तुन्हाद रीजन एंड तुन्हाद एरियाज. ठीक है, सो यहाँ पे हम जो देखते हैं ये जो बरमौर रीजन है, ठीक है, ये बरमौर जो रीजन है ये बरमौर रीजन में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जो कि है गद्दीस, जिसका नाम है उस ट्राइबल कम्युनिटी का. और यहाँ पे अगर आप बुक्स में देखेंगे, आपको यहाँ पे अपनी बुक में देखना है, अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं हो तो आपकी जो बुक में मैप दिया आप उसे देखिए कि यहाँ जो रिवर रवि है, ये जो रिवर रवि है, ये जो रिवर रवि है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवर रवि है और यहाँ इस रवि रिवर की क्या हो रहा है, यहाँ पे इस रवि रिवर की ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, ये रवि रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिवर रवि है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इसने रीजन को 4 हिस्सों में बांट दिया है. ठीक है, एक है ये होली एरिया. ठीक, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाएगी. पहला रीजन कौन सा है, पहला रीजन ये रहा होली एरिया. दूसरा रीजन कौन सा है, दूसरा है खन्नी एरिया. तीसरा है कुक्ति एरिया एंड फोर्थ है, ये यहां पे लिखा है फोर्थ रीजन ये रहा तुन्हादा एरिया. ठीक है, सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिवर रवि है, इस रिवर रवि ने क्या किया है, इस रिवर रवि ने इस पूरे रीजन को 4 हिस्सों में बांट दिया है. 4 हिस्सों में इस रिवर रवि और उसके ट्रिब्यूटरी ने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया है. ठीक, समझ में आ गया कि ये हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है, यहाँ एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, उसका नाम है गद्दीस. इस एरिया में बहुत सारे माउंटेन्स है, इसके आसपास में बहुत सारे माउंटेन है, पीर पंजाल रेंज वगैरह है. आप खुद देखिए स्टेट कौन सा है, स्टेट है हिमाचल प्रदेश. अब हिमाचल प्रदेश में तो माउंटेन्स होंगे ही, ऊपर वाला एरिया है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे तो माउंटेन्स होंगे, थोड़ी हिमालयन रेंजेस वगैरह होंगी. सो यहाँ पे पहाड़ वाला एरिया है, तो यहाँ पे पहाड़ वगैरह है बहुत सारे.
ठीक है, और यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है। अब पहाड़ है तो बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे जो रिवर रवि है उसने क्या किया, उसने जो रिवर रवि और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसने इस रीजन को 4 हिस्सों में बांट दिया है, मतलब नदी के सहारे, कि नदी के इस पार का एक एरिया, नदी के इस पार का उस दूसरा एरिया, ये बीच वाला दूसरा एरिया, नीचे वाला ये दूसरा एरिया। तो जो रिवर है उसने 4 हिस्सों में इसको बांट दिया है। क्लियर है, ये आपको इसका पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्लियर हो गई इस एरिया की, कि यहाँ की जो पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन है ये वाली चीज आपको यहाँ पे पूरी की पूरी क्लियर हो गई है। क्लियर, सो ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब आपको बार बार क्या करना, आपको बस इसको मैप में देखना है, इस एरिया को चीजें समझना है, ठीक है। Then it is one of the most economically and socially backward areas of Himachal Pradesh. Historically, the Gadis have experienced geographical and political isolation and socio-economic deprivation. The economy is largely based on agriculture and allied activities such as sheep and goat rearing. The process of development of tribal areas of Burmore started in 1970s when Gadis were included among scheduled tribes. अब देखो क्या है, ये जो एरिया है और ये जो कम्युनिटी है गदीज, इसको हमेशा सोशली और पॉलिटिकली ये लोग आइसोलेट होकर रखे। आइसोलेट क्यों होकर रखे, आप खुद देखिए कि इस रीजन पे कोई भी सरकार क्यों फोकस करेगी। एक तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ये जो गदीज, ये जो ट्राइबल गदीज, ये जो वो जो है, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी की क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। अब पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो पॉपुलेशन कम होने के कारण सरकार को वोट में इतना इंटरेस्टेड है नहीं, कि अब थोड़े से तो लोग ही हैं, इनके वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो सरकार ने हमेशा इनको पिछड़ा ही रखा है। एक रीजन ये भी है, सरकार ने हमेशा इनको पिछड़े भी रखा है। और जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल आप खुद उन्हें देखेंगे तो वो हमसे बहुत अलग होते हैं। हमसे बहुत अलग इन द सेंस उनके रहने का तरीका बहुत अलग होता है, उनके बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। उनको ये शोर शराबा शहर सिटी नहीं पसंद है, वो जंगलों में, वो पहाड़ों में वहां रहना पसंद करते हैं। उनका खाने का स्टाइल हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो वो टोटली हमसे अलग है। और वो हमसे अलग है, वो पॉलिटिकली भी इतने एक्टिव नहीं है, वो सरकारों पे हमेशा अपना गुस्सा दिखाते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, ठीक है। और उनको हमेशा डर रहता है कि सरकार हमारी जमीन ले लेगी, तो सरकार के वो ज्यादा फेवर में भी नहीं रहते। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस रीजन का पूरा एक तरीके से आइसोलेशन हुआ है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो छोटी मोटी खेती वगैरह कर ली, ठीक है, और उसके साथ साथ में ये जो गोट रियरिंग वाला है, मतलब बकरी भी चरा रहे हैं, वो वूल भी निकाल रहे हैं शीप वगैरह से, उन सारी चीजों में वो लगे थे। और कई बार क्या होता है कि ये लोग सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी आते थे। जैसे ठंड का टाइम आ गया तो ये थोड़ा सा माउंटेन से थोड़ा सा नीचे आ जाते थे, मतलब ये मूव करते रहते थे उस एरिया में, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ करते थे कि ठंड का मौसम आ गया तो अगर ये हाइट पे है तो वहां से ये नीचे जाते थे। सो ये लोग कंटिन्यूअसली मूव भी करते थे। तो ऐसा इनके पास कोई विशेष जमीन नहीं थी, लेकिन टोटल ये लोग एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटीज है, ये लोग उन पे डिपेंडेंट थे। ठीक है। अब इनका डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ? इनका डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुआ जब ये जो कम्युनिटी है गद्दीज, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया। ठीक है। जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में इस गद्दीज कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया। अब जब इस कम्युनिटी को इस शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया तो फिर इन लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एसटी एससीज ये क्यों हमने बाइफर्केशन किया था, ताकि सरकार इन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दे। ये जो लोग हमेशा पीछे रह गए, ये जो छुआछूत वाली जो चीजें हैं, ये बहुत हद तक खत्म हो। ठीक है। और सरकार इन पे विशेष ध्यान दे सके, इसलिए ये सारी, इसलिए क्या किया, इसलिए इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया। और जैसे इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया गया 1970s के आसपास, इनकी डेवलपमेंट की अपनी स्टोरी स्टार्ट होने लगी। क्लियर है। Under the fifth five-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974, and the Burmore was designated as one of the 5 integrated tribal development project, ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब हमने देखा कि सरकार डेवलपमेंट कैसे कर रही थी। सरकार डेवलपमेंट उस समय कर रही थी 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, पूरे देश का 5 साल का प्लान बनता था कि इस पूरे 5 साल में हमको कैसे डेवलपमेंट करना है। तो जब 5th 5 ईयर प्लान आया तो 5th 5 ईयर प्लान में
5th 5 ईयर प्लान का अगर हम छोटे से उस एक बहुत बड़ा प्लान बनता था, उस बहुत बड़े प्लान में बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लान्स भी बनते थे, वो सब प्लान्स किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होते थे। तो 5th 5 ईयर प्लान के अंदर जो एक छोटा सा सब प्लान है उसके अंदर बात आई, उसके अंदर जो ट्राइबल सब प्लान है उसमें उन्होंने जो बरमौर रीजन है उसको डेवलप करने की बात कही गई। उसमें क्या हो रहा था, कुछ 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश के उस प्लान के अकॉर्डिंग, तो 5 जगहों को डेवलप करना था। तो उन 5 जगहों में से एक था बरमौर रीजन, जिसको कि डेवलप करने की सरकार ने 5th 5 ईयर प्लान में बात की गई कि जो 5 एरिया जो हिमाचल प्रदेश में हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको कि डेवलप करना है, उनमें से उन 5 में से एक रीजन होगा बरमौर रीजन की वहां डेवलपमेंट करना है। The area development plan was aimed at improving the quality of life of the Gadis and narrowing the gap in the level of development between Barmor and other areas of Himachal Pradesh. उनका मेन मकसद यही था कि ये जो गदीज, ये जो कम्युनिटी है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए और ये जो रीजन है, ये जो बरमौर रीजन है, इसका डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे रीजन है उनके मुकाबले पे लेके आया जाए। देखा यह जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश तो डेवलप हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बरमौर रीजन है डेवलप नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां एक ट्राइबल पॉपुलेशन है जहां की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। तो कोशिश ये की जा रही थी कि जो रीजन छूट गया है उस रीजन का भी डेवलपमेंट हो जितना कि हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। तो बरमौर रीजन को एट पार हिमाचल प्रदेश लेके आने की सरकार की कोशिश रही है और सरकार ने कोशिश की है कि उस बरमौर रीजन का डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के बराबर हो। क्लियर? The plan laid the highest priority on the development of transport and communication, agriculture and allied activities and social and community services. अब यहाँ पे प्लान में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन पे दी गई, एग्रीकल्चर पे दी गई कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, वहाँ पे रोड्स होनी चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन, वहाँ मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, वहाँ थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे थोड़े से स्कूल्स वगैरह होने चाहिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर पे सरकार ने काम करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर वगैरह पे काम करे ताकि लोगों को रोजगार मिले और ये लोग अपने मतलब इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। अगर रोजगार मिलेगा तो अल्टीमेटली रुपए मिलेंगे और रुपए मिलेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्लियर? The most significant contribution of tribal sub-plan in Barmor region is the development of infrastructure in terms of school, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो यही है कि पानी पहुंचाया गया, उसके बाद में स्कूल बनाई गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए, बिजली पहुंचाई गई। जब ये सारी चीजें हुई तो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको भी कॉन्फिडेंस आया। उनको कॉन्फिडेंस कैसे आया कि नहीं, सरकार हमारे साथ में, सरकार ने हमको बिजली दी, सरकार ने हमको रोड दिया, सरकार ने हमको स्कूल दी, सरकार ने हमको हेल्थ केयर सिस्टम दिया, तो वो भी जो दूसरी जो सोसाइटी, जो हम लोग हैं, जो दूसरे जो लोग हैं, उनसे वो मेल मिलाने लग गए कि हाँ भैया ये सरकार हमारे बारे में भी सोचती है और उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड अल्टीमेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लग गया। बट द विलेजेस लोकेटेड along the river Ravi in the Koli and Khani areas are the main beneficiary of infrastructural development. The remote villages in Tugda and Kukti areas do not have sufficient infrastructure. अब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक समस्या हमको देखने को मिली कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पे जो खानी एरिया है और होली एरिया है, यहाँ पे सरकार ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, लेकिन ये जो दो रीजन थे, दैट इज तुगदा रीजन एंड कुक्ति रीजन, यहाँ पे डेवलपमेंट हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्दो ये एरिया पूरा एक ही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम नदी के देखें, अगर हम रिवर रवि को देखें तो रिवर रवि ने क्या किया, इस एरिया को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ वो इन दोनों रीजन में हुआ, दैट इज खानी एरिया में और होली एरिया में। और ये जो दो रीजन थे, दैट इज कुक्ति एंड तुंगदा रीजन, तुंगदा एरियाज जो थे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट था वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा अनइवन डेवलपमेंट देखने को मिला है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक। The social benefit derived from integrated tribal development program include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio, decline in child marriage. The female literacy rate in the region increased from 1.88% in 1971 to 65% in 2011. अब जहां इतना डेवलपमेंट हुआ तो इस डेवलपमेंट के हमें बेनिफिट देखने को मिले कि जो सेक्स रेशियो है, उसके बाद में जो मतलब मेल और वुमेन का जो हम देखते हैं कि हम लोग ये देख रहे थे कि वहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड हो रहे थे उनको मार दिया जा रहा था,
लड़कों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो ये जो हम जो देख रहे थे इनमें हमें देखने को मिला कि नहीं, लड़कियों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। साथ ही साथ जो फीमेल लिटरेसी रेट है, आप सोचो ना, उस एरिया में फीमेल लिटरेसी रेट 1.88%, मतलब 2% मान लो कि 2% थी 1971 में, वो जाके 65% हो गई 2011 में, और आई थिंक 80% से ऊपर हो गया होगा अगर हम लोग 2021 या 2020 तक की बात करें, तो 80% से ऊपर तो वहां की लिटरेसी रेट अभी तक आराम से हो गई होगी। The difference between male and female in literacy level, that is gender inequality, has also declined. Traditionally, the Gadis have subsistence agriculture cum pastoral economy, having emphasis on food grains and livestock production. साथ ही साथ हमने क्या देखा, जो जेंडर इनइक्वालिटी थी वो भी कम होते जा रही थी, जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव हो रहा था वो भी कम होते जा रहा था। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। ये बेसिकली पेस्टोरल इकोनॉमी और जो मैंने लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, मतलब जो एनिमल्स वगैरह है कि क्या बोलते हैं, बकरी का वो कर रहे हैं या शीप से गोट रियर कर रहे हैं, आप बकरी चरा रहे हैं, हम देखते हैं। तो ये एनिमल वाली चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा उस हिसाब से फोकस किया। बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades ऑफ द 20th century, द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस एंड अदर क्रैश क्रॉप्स हैव इंक्रीज्ड इन बर्मोर रीजन, बट द क्रॉप कल्टिवेशन इज स्टिल डन विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब क्या हो रहा था, अब यहाँ पे पल्सेस, कैश क्रॉप्स, जो अच्छी अच्छी क्रॉप्स होती थी जिनको कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो फसल यहाँ पे बोई जाने लगी। अब वो जो एनिमल के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी थी, जो घास और ये इन सब में था, मतलब वही वो बकरी वाला, वो शीप रियरिंग वाला जो था, उस कॉन्सेप्ट से हटके वो कहां पे आ रहे थे, वो पल्सेस की बात करने लगे। वो जो अदर कैश क्रॉप्स थी, वो क्रॉप्स जो कि बहुत अच्छी हो रही है, जिनको कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्रॉप्स ये लोग उगाने लगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेडिशनल ही वो काम करते थे, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी इनका पैटर्न शिफ्ट होता है। इनका पैटर्न कैसे शिफ्ट हो रहा था एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में कैसे पहले कैसे ये मतलब पेस्टोरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में कैसे ये हम लोग देखें कि जो मॉडर्न क्रॉप्सेज हैं, ठीक है, ये जो मॉडर्न क्रॉप्स हैं, सॉरी क्रॉप्सेज नहीं, क्रॉप्स होगा, जो मॉडर्न क्रॉप्स हैं उन पे बहुत ज्यादा ये लोग, उन पे बहुत ज्यादा उनकी खेती करने लग गए, और इनसे इनको रुपए भी अच्छे खासे आने लग गए। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी गॉट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट ओनली अबाउट 1/10 ऑफ टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमननेस। ठीक है, यहां पे हम क्या देखते हैं कि हमने ये देखा कि पहले जो पेस्टोरलिज्म पे जो सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस थी वो कम होती गई, और आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी बची है जो ट्रांसह्यूमनेंस को इनको प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम लोग जो देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा खेती वगैरह करने के लिए, कि अभी यहाँ पे कर लिया फिर हम वहां पे मूव करने लग गए। तो ये वाली जो चीजें हैं, इन चीजों पे अब वो लोग, इन चीजों पे क्या हो रहा है, इन चीजों पे बहुत कम पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, और वो लोग प्रॉपर अब अच्छे से खेती करने लग गए हैं। बट द गदीज आर स्टिल वेरी मोबाइल, एज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ देम माइग्रेट टू कंगारा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग फ्रॉम वेज लेबर। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि जो गद्दी की जो छोटी सी जो पॉपुलेशन है, वो आज भी कुछ माइग्रेट करती है, विंटर्स में नीचे की तरफ आ जाती है। क्यों आ जाती है? ताकि वो ठंड के समय पे क्या कर सकें, ठंड के समय पे वो किसी के खेत में काम करके एज अ वेज लेबर, मतलब किसी दूसरे के खेत में काम करके एक दिन के 200 रुपए, एक दिन के 100 रुपए, इस हिसाब से वो रुपए कमा सके। सो ये पूरा एक केस स्टडी थी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बर्मोर रीजन। ये पूरी केस स्टडी थी कि इस रीजन पे पहले कैसा था, आज कैसा है। तो आज हमने देखा कि पूरी तरीके से तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक सरकार ने इंटरवीन करके इस एरिया को बहुत अच्छा बनाया है। हम बेसिकली बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अगेन हम लोग हमारे चैप्टर की हेडिंग पे जाते हैं। तो चैप्टर क्या है हमारा? प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये क्लियर है कि प्लानिंग क्या होती है, ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि डेवलपमेंट क्या है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। लेकिन अब जो आप लोगों के लिए नया है, मतलब आपको पहले से कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। सो जो चीज आपके लिए नहीं है, जो चीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, अब बारी है कि सस्टेनेबल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, हमें इसे अब समझना है।
आई होप यहां तक आपको सारा चैप्टर, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब जो हमारा जो फोकस है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब हमें ये पता है कि कोई भी चीज, कोई एक ऐसी चीज जहां पे कुछ एक्टिविटी हुई हो, जहां पे उस वैल्यू का एड ऑन हुआ हो। मान लो एक बैरन लैंड है, एक बंजर जमीन है जहां कुछ भी नहीं है। अब वहां पे हमने मान लो कि वहां पे हमने इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे डेवलप हो गई, तो कहीं ना कहीं उस लैंड का डेवलपमेंट ही हुआ है वहां पे, ठीक है। या फिर एक बैरन लैंड है, उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो कहीं ना कहीं उस लैंड का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही हुआ है। तो जो चीज एज इट इज है उसमें हमने कोई चीज एड ऑन कर दी है, तो वो हो गया है डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम सस्टेन कर सके लॉन्ग रन में। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम सस्टेन कर सके लॉन्ग रन में। सॉरी थोड़ी सी सर्दी के लिए, बट ठीक है, हम लोग समझने पे ध्यान देते हैं, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। ऐसा डेवलपमेंट जो कि हम सस्टेन कर सके लॉन्ग रन में। अब डेवलपमेंट बहुत तरीके के होते हैं। मान लो हमने डेवलपमेंट में हमने एक बिल्डिंग बना दी, अब वो बिल्डिंग हमने उस जगह पे बनाई जहां पे वैसे भी भूकंप आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कल को वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आप डेवलपमेंट ऐसा करो जो कि आपकी आज की नीड को तो पूरा करे, लेकिन फ्यूचर में जो कमिंग जनरेशन है उसको भी वो डेवलपमेंट फ्रूटफुल हो। आप आज का डेवलपमेंट देख के पूरे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आप पूरी मतलब आप इन्वायरमेंट को तबाह कर दोगे, तो वो आपका डेवलपमेंट क्या काम का, क्योंकि जो फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनको वही रुपए उन पोल्यूशन से बचने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये है कि एक ऐसा डेवलपमेंट की वो डेफिनेशन जो कि आज के अकॉर्डिंग तो हो ही हो, लेकिन हमारे फ्यूचर में जो कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए भी वो डेवलपमेंट फ्रूटफुल साबित हो। क्लियर है? सस्टेनेबल, सस्टेन मतलब लॉन्ग रन तक वो डेवलपमेंट हमें सस्टेन करना है, लॉन्ग रन तक वो सारी चीजें अच्छी से चलनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यहां तक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम बात क्या करने वाले हैं। ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। The term development is generally used to describe the state of particular societies and the process of change experienced by them. The term development is generally used to describe a state of particular society and the process of changes experienced by them. During a fairly large period of human history, the state of society has largely been determined by the interaction between human society and their biophysical environment. हम यहाँ पे डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आपकी बुक में बताया गया कि डेवलपमेंट क्या है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट की टर्म को डिफाइन किया गया। अब डेवलपमेंट पे तो अगर हम वही बुक की लैंग्वेज में जाए तो यहाँ पे बताया गया कि डेवलपमेंट एक वो चीज है कि कोई एक सोसाइटी जिसने कि कोई चेंज एक्सपीरियंस किया हो। जैसे कि मैंने आपको वो बंजर खेत का बताया, बैरन लैंड का बताया कि वो एकदम सूखा पड़ा था, वहां कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वहां हमने इरिगेशन फैसिलिटीज लेके आए तो वहां पे क्या होने लग गया? खेती होने लग गई। तो वो वहां पे क्या हुआ? वहां पे चेंज हुआ उस लैंड में। वही उस लैंड पे हमने बिल्डिंग बना दी तो उस लैंड में क्या हुआ? उस लैंड में चेंज हुआ। तो चेंज इन सोसाइटीज, ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। ठीक है, उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। आपके अंदर भी जैसे चेंजेस होते हैं कि मैं रात को सोने से पहले ब्रश करूंगा, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, तो आपकी क्या हो रहा है? आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तब हम बोलते हैं ना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो पीछे शब्द है डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये दिखा रहा है कि चेंज हो रही है, जो आपकी जो बॉडी है, जो आपका दिमाग है, वो चेंज हो रहा है, तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वैसी सोसाइटी, वैसी ये जो इन्वायरमेंट जो हम देख रहे हैं, इसमें जब हम चेंज एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट के तौर पे डिफाइन करेंगे। क्लियर है? यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम क्या देखते हैं? यूजुअली अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो डेवलपमेंट के बीच में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट है इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन कैसे होता है? कंटिन्यूअस इंटरैक्शन ऐसे होते हैं क्योंकि हम खेती कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट से इंटरैक्शन, हम कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो इन्वायरमेंट, जमीन पर बना रहे इंटरैक्शन है, नदी से हमको पानी लेना है तो वो इंटरैक्शन है। सो यहाँ पे ह्यूमन और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? ह्यूमन
और ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है, इन दोनों के इंटरेक्शन के बीच में टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। आज की तारीख में हर चीज हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल माध्यम से सारी चीजें बहुत आसान हो गई है। तो जब ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और जब उसमें टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है तो हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से हम वही काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक। सो द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन नर्चर्ड बाय द सोसाइटी। अब जो हम दोनों में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो इंसान और एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल आ गया है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट की पेस भी बढ़ने लग गई है। क्लियर है? मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। कोई भी चेंज अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। सबसे शॉर्ट, सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन ये होगी कि अगर आप कोई चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर? The concept of development is dynamic and has evolved during second half of 20th century. In the post-World War II era, the concept of development was synonymous to the economic growth, which is measured in terms of temporal increase in gross national products and per capita income, per capita consumption. But even the countries having high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution. अब जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत डायनामिक है। हम डेवलपमेंट को डिफाइन एक तरीके से नहीं भी कर पाएंगे। मान लो इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का तरीका अलग है या अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट का तरीका अलग है। मेरे लिए डेवलपमेंट तब होगा जब बहुत सारी मैं बिल्डिंग्स देखूंगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट तब होगा जब भारत के सभी बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। किसी तीसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट तब होगा तब इस देश के सारे लोग एकदम खुशी से रहेंगे, ठीक है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स, सारे लोग खुश रहेंगे, ठीक, तब सबका विकास हो रहा है। तो डेवलपमेंट एक बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है डेवलपमेंट की। और देखा जाए तो डेवलपमेंट की बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत ज्यादा होने लगी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग डेवलपमेंट की बात बहुत ज्यादा करने लगे। इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट को देखने लगे कि जो कंट्री इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत मजबूत है वहां ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट है, ठीक है। हम डेवलपमेंट को सिनोनिम्स मानने लग गए इकोनॉमिक ग्रोथ से, मतलब जहां अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ वहां डेवलपमेंट हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्पीड से है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड से मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ लोग इसे इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अच्छी अच्छी जो कंट्रीज जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे भी गरीबी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका या यूरोपियन नेशंस में गरीबी नहीं है, हाँ वहां की गरीबी और हमारी गरीबी में फर्क है, लेकिन वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, वहां पे भी गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स लेके आनी पड़ रही है। फिर ऐसा क्यों? वो देश तो इतने टाइम से एडवांस्ड है, वहां तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहां तो सारी एमएनसीज हैं, वहां तो लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे भी लोग बहुत परेशान हैं? क्योंकि हो ये रहा है क्योंकि हमने देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। जो अमीर है उसके पास में बहुत ज्यादा वेल्थ आ रही है और जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं आ रहा है। एक थोड़ा सा पहले का फिगर है, 2016 का है, अब है 2016 का, ये आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको एड ऑन बता रहा हूं। 2016 का एक फिगर है, अब ईयर पे मत जाओ, ये देखो कि वो फिगर आपके लिए क्या काम का कहता है, ठीक है। एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है, मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है या इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा, उस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो रुपए ज्यादा है, मतलब जो लोगों को फायदा हो रहा है, उसमें इंडिया की 1% पॉपुलेशन को तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बल्कि 99% पॉपुलेशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो इस 1% के कारण हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा भी पूरा 1% को मिल रहा है।
अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो ये 1% लोगों की इनकम बढ़ रही है, बाकी 99% लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बाकी 99% लोगों के लिए तो सारी चीजें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। ठीक है, 99% लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज क्या दिखा रहा है? ये चीज ये दिखा रहा है कि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। जो अमीर है उसके पास बहुत रुपए हैं, जो आपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम सुने होंगे उनके पास बहुत रुपए, वहीं आप देखो तो जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहा है। तो हम एक डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। आप भले ही बोल दो कि इंडिया 8%, 9%, 10, 6, 5 जो फिगर है, जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, हम भले ही बोल दे कि इंडिया इतना तेज बढ़ रहा है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन को हो रहा है। बाकी ये वाली जो पॉपुलेशन है उनको कोई ज्यादा खास फायदा हो नहीं रहा है। और ये केस सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये रिपोर्ट इंडिया पे थी तो मैंने आपको इसलिए मतलब रिपोर्ट के नाम के साथ में बताया कि हवाबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो बातें मैंने आपको बताई एकदम सही है, ठीक है, कि कोई हवाबाजी नहीं है। लेकिन जो इंडिया का सिनेरियो है ये सभी डेवलप नेशन का भी सिनेरियो है। हम जितने भी देशों में देखते हैं कि वहां अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे भी गरीबी है, वहां पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका में तो फिर लोगों को प्रोटेस्ट ही नहीं करना चाहिए, वहां पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो डेवलप जरूर हो गई हैं, लेकिन वहां पे भी हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो रुपए हैं वो किसी के पास बहुत ज्यादा है तो किसी के पास बहुत कम, ठीक है, तो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसकी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्लियर है? यहां तक मुझे इतनी विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है कि इस कंट्री की जीडीपी कितनी है। अच्छा, इतनी जीडीपी है या इतना पर कैपिटा इनकम है, इतने लोगों की इनकम ऐसी है तो ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पे चीजें ऐसे देखते हैं। बाकी वही है कि डेवलपमेंट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कोई लोग ऐसा देखा कि डेवलपमेंट तब होगा जब देश के सारे लोग आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 4-5 लोग नहीं, सिर्फ 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जब पूरा देश आगे बढ़ेगा तब डेवलपमेंट होगा। कोई डेवलपमेंट को ऐसे देखिएगा जब देश पूरा पढ़ेगा तब डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो मैं आपको बस एक डिबेट ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे एक डिबेट है, ये जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है ना, इट इज ऑल अबाउट डिबेट्स। ठीक है, अब आप बोलो कि सर ज्योग्राफी में कैसी डिबेट? तो देखो, ज्योग्राफी में भी डिबेट्स ले आया है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम पढ़ते हैं कि हिमालयाज कैसे बने, वो कैसे बने, वो टॉपिक्स अलग है। लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे यू हैव टू बी ओपन टू डिबेट। सो आप देखिए कि आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। आपका नाम जो भी हो, राम श्याम, ठीक है, तो आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये आप खुद निकालिए। But even the countries having high economic growth experience speedy rise in poverty because of its unequal distribution। वही कि जो कंट्री के पास हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है उन्होंने भी क्या देखा है? उन्होंने भी एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी है, डिस्पाइट हम बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बावजूद भी। So in 1970s, phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development। फिर 1970s में बात किया गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इस वेल्थ का। ठीक है, ये जो वेल्थ है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर और बोला गया कि ये जो वेल्थ है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों के बीच में करो। इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स, इस तरीके से बहुत सारी डिबेट्स छिड़ने लग गई। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स हमें 1970s के आसपास में दिखने भी लग गई। While dealing with a question related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to economic sphere only। फिर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, 1970s में ये सारी चीजों की बात होने लगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होने लगी। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हम क्या सिर्फ डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से ही कंपेयर करेंगे, कोई दूसरी चीज नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इट ऑल्सो इंक्लूड दीज इश्यूज सच एज इंप्रूविंग द वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, availability of health, education and equality of opportunity and ensuring political and civil rights। बात होने लगी कि क्या हेल्थ हमारे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं आता क्या? क्या एजुकेशन हमारे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं आती क्या? हमारा डेवलपमेंट मतलब ये है कि लोग बस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ रुपए लेके आ रहे हैं, भले ही फिर वो बीमार पड़े हैं। क्या ये डेवलपमेंट है क्या? ये है एक मुंबई की इमेज। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ बिल्डिंग्स है
और एक तरफ यहाँ पे पूरे स्लम्स है। ये कैसा डेवलपमेंट है? एक तरीके से देखो तो हम बोले कि देश बहुत आगे बढ़ रहा, देश बहुत आगे बढ़ा, और इंडिया की ही बात नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक यूरोपियन नेशंस को देखें, हम अमेरिका वगैरह को भी देखें, तो वहां पे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म पढ़ा होगा ना कहीं, ठीक है, जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहां पे क्या हो रहा है कि जो रिच मैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो बहुत बड़ा बन ही रहा है, लेकिन ये लोग जो है ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब हर चीज के फायदे नुकसान दोनों है, तो उस भावना में आपको नहीं बहना है, ठीक है, उसको, उस डिबेट को हम कभी और डिकोड करेंगे। सो ये एक इमेज है, ये दिखा रही है कि यहाँ पे लोग मस्त रह रहे हैं, 11th फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे उनकी बिल्डिंग है, सामने मरीन बीच वगैरह खूब देख रहे हैं, समुद्र का मजा ले रहे हैं, और वहीं यहाँ पे स्लम एरिया है। तो क्या होगा इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कहा जाए तो क्या देश का विकास ऐसे होगा? ऐसे होगा देश का विकास, है ना ये। सो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो डेवलपमेंट को रिलेटेड। अब आप क्लास 12th में पहुंच गए हो, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग होती है। सो आप भी कुछ चाहते होगे कि डेवलपमेंट आपके लिए कैसा हो, सो उसके बारे में आप भी थोड़ा सा सोचिए। देन the notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environmental issue in late 1960s in Western world. It reflected the concern of people about undesirable effect of industrial development on their environment. फिर जब वही हमने देखने लगे कि इतने ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल जो हम देखे एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, या जो इंडस्ट्रियल एरा हम जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हुआ है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। तो इन सबको लोगों को देख के लगा कि नहीं भैया, हमें कुछ इस तरीके से हमें हमारे देश का विकास करना चाहिए कि हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करें, हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी करें, साथ साथ में देश का विकास भी हो। तो हमें सबको साथ में लेके चलना है। आपके परिवार में आपके मम्मी पापा कई बार बोलते होंगे कि परिवार में सबको साथ में लेके चलना है। तो वैसे ही जब हम देश का विकास करने के लिए जब सरकार सोचती है, तो सिर्फ रोड या बिल्डिंग बनाने से देश का विकास नहीं हो सकता। हमें देश के सभी लोगों को साथ में लेके चलना होगा, हमें उस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी साथ में लेके चलना होगा, हमें वो गरीब आदमी जो दिन के 50 या 60 रुपए कमा रहा है, हमें उसे भी साथ में लेके चलना होगा। साथ में जो मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है, जिसके की महीने की 60,000 या 70,000 जिसकी तनख्वाह है, हमें उसे भी साथ में लेके चलना होगा। तो हम सबको साथ में लेके चलना होगा अगर हमें हमारे देश को डेवलप्ड कैटेगरी में लेके आना है या विकासशील कैटेगरी में लेके आना है। तो हमें सबका साथ चाहिए होगा, सबको साथ में लेके चलना होगा। फिर भैया बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई। द पॉपुलेशन बॉम्ब एक बुक हुई, द लिमिट्स टू द ग्रोथ एक बुक पब्लिश हुई। अब ये जो बुक है द पॉपुलेशन बॉम्ब, द लिमिट्स टू द ग्रोथ, ये बुक्स क्या बता रही थी? ये बुक एक तरीके से यही बता रही थी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, जमीनें कम है, लोग कैसे रहेंगे। सो ये एक नया नोशन दिखा रही थी। ये बुक एक तरीके से चैलेंज करने को तैयार थी कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट मतलब और भी दूसरी सारी चीजें होती है, उन सारी चीजों पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। This sets the scenario for the emergence of new models of development under a broad phrase sustainable development। और यहां से फिर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जन्म, क्योंकि जो पुरानी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट था उसमें बहुत ज्यादा क्या था, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, लोग उस डेवलपमेंट से खुश नहीं थे। तो अब उस डेवलपमेंट से खुश नहीं थे तो एक नया टर्म देना पड़ता है, ठीक है। अब जब भी आप देखते हो चुनाव वगैरह होते हैं तो क्या होता है, सरकार क्या करती है, पुरानी स्कीम ही होती है लेकिन ढोल नगाड़े बजा के क्या कर देती है, एक नया नाम दे देती है, एकदम फ्रेश, एकदम चमकती हुई कोई स्कीम का नाम दे देगी वो, जो कि लोगों को लुभाए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि अब पुराने वाले डेवलपमेंट की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। तो उन्होंने सोचा एक नया डेफिनेशन दे दो, लोग भी खुश हो जाएंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेवलपमेंट के डेफिनेशन में अगर हम आज भी देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ही देखते हैं। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि हम बहुत गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मान लो भूटान एक छोटी सी देश है तो वहां पे लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, ठीक है, वहां के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि भूटान के देश खुश हैं नहीं है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या नंबर आ रहा है। हमें ये देखना है कि भूटान के पास में कितने रुपए हैं, भूटान के पास में क्या है। आज भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो रुपए से ही तोलते हैं। ये आपने आपके घर में भी देखा होगा, अगर एक परिवार हो जिसमें बहुत ज्यादा
मतलब आपके रिलेटिव में हम देखें कि बहुत ज़्यादा उनके फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हो, दो भाई भाई के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, ऐसे अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन वो परिवार बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, वो परिवार बहुत आगे जा रहा है, बहुत रुपए कमा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो परिवार कितना आगे निकल गया, कितने रुपए, मतलब हम डेवलपमेंट को, हम ग्रोथ को आज भी रुपए से ही जोड़ते हैं, मनी मैटर्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्योंकि लेकिन अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात यही होती है कि हम यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, हम सोशल एस्पेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं। और वही वाली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता यह है कि डेवलपमेंट आप इस तरीके से करो कि जो कि आज की नीड को तो केटर करे ही करे, लेकिन जो हमारी कमिंग फ्यूचर जनरेशन है वो उनकी नीड को भी आज के अकॉर्डिंग, वो उनकी नीड को भी आज ही केटर कर दे, ठीक है। कुछ ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि आज के नीड के अकॉर्डिंग हो और भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये डेवलपमेंट फ्रूटफुल हो। ऐसा डेवलपमेंट मत करो कि आपने बहुत सारी इंडस्ट्री लगा दी, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन वही रुपए खर्च कर रही है इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आज के लिए भी हो, आने वाले कल के लिए भी हो। इस चीज को ध्यान में रख के ये जो कॉन्सेप्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। क्लियर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये चीज आपको क्लियर हो गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है नो पॉवर्टी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विश्वास करता है कि ठीक है, रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, बिल्कुल बनने चाहिए, किसने बोला नहीं बनने चाहिए, लेकिन पॉवर्टी भी नहीं होनी चाहिए। नो जीरो हंगर, कोई भी इंसान भूखा नहीं मरना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सरकार को गुड हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, हर इंसान स्वस्थ होना चाहिए। देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो बिजली है, जो एनर्जी है, ये अफोर्डेबल होना चाहिए, हर घर में बिजली हो, साथ ही साथ में क्लीन हो। अब कोल है तो कोल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाली है, लेकिन वही सोलर एनर्जी है तो ये थोड़ा सा हम क्लीन एनर्जी के टूवर्ड्स हम इसे डालेंगे। सो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो, क्लीन भी हो। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हर इंसान के पास एक अच्छा खासा काम होना चाहिए और बिल्कुल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़नी चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं बोलता है कि इंडस्ट्री मत लगाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं बोलता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मत बनाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है सब करो, लेकिन दूसरी चीजों को ध्यान में रखो, दूसरी चीज को ध्यान में रख के करो। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इन्वायरमेंट वगैरह का भी ध्यान रखना है। क्लाइमेट एक्शन, जो हम लोग क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन गर्मी बढ़ते जा रही है, आपने कई बार सुना होगा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने लग गए हैं, तो इस क्लाइमेट एक्शन पे सारे देशों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, हम सिर्फ अपना क्यों सोचते हैं, हम दूसरे जीव जंतुओं का क्यों नहीं सोचते हैं। तो जो समुद्र में रहने वाले, जो हम जो कहते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जो ये है मछली वगैरह, इन सब की भी जो लाइफ है, इन सब की भी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हमारी वजह से इनको भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लाइफ ऑन लैंड, जो धरती के ऊपर जो जीवन है वो भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, सिर्फ इंसान का ही नहीं, इसमें जानवर भी इंक्लूडेड हैं। और ये वही वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स टेक केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम एंड प्लीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इनेबल्स द फ्यूचर जनरेशन टू यूज दिस रिसोर्सेज। वही वाली बात है, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर जनरेशन दोनों का सोच के आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक केस स्टडी। केस स्टडी किसके बारे में? केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में, ठीक है। जो इंदिरा गांधी जो नहर बनाई गई थी, जो इंदिरा गांधी जो कैनाल बनाई गई थी, उसके बारे में केस स्टडी है। नहर या कैनाल मतलब क्या है कि एक तरीके से अगर आप राजस्थान को देखो तो राजस्थान में क्या है कि बहुत ज्यादा सूखा एरिया है, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अब पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो वहां पे एग्रीकल्चर जो है, मतलब वो इतनी अच्छे से वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो पा रही थी, वहाँ के किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा था, उनका अच्छे से प्रोडक्शन आउटपुट नहीं हो पा रहा था, एंड अल्टीमेटली जो वहाँ पे लोग थे वो बहुत परेशान थे। किसान छोड़ो, कई बार पीने के पानी के भी लाले पड़ जाते हैं। आज भी अगर आप गर्मी में न्यूज़पेपर में देखोगे तो बहुत सारी जगह आज भी ऐसी है जहाँ राजस्थान में गर्मियों में पानी के पीने के लाले भी पड़ जाते हैं। तो वहां पे राजस्थान की इस पानी की जो ये वाटर स्कैरसिटी की जो समस्या थी, इसको सुलझाना था,
एग्रीकल्चर में चीज़ें अच्छी हो, इस चीज़ पे ध्यान देना था, तो गवर्नमेंट ने इसे कैनाल सिस्टम के बारे में सोचा, जिसे कि हम हिंदी में नहर भी कहते हैं। अगर जो गांव से होंगे वो तो समझ जाएंगे नहर क्या होती है, लेकिन जो शहर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बताऊं, आप कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। जब आप घूमने जाते हैं अपने शहर के बाहर, जब आप घूमने जाते हैं, सिटी की नहीं बोल रहा हूं, जब आप अपने शहर के बाहर जब घूमने जाते हैं किसी गांव वाले एरिया में, मतलब अब जब हाईवे पे चलते रहते हैं, तो आपने कई बार ध्यान दिया हो तो ऐसी कुछ ये जो कैनाल सिस्टम है ना, ये आपको कहीं रास्ते में पड़ता है जिसके ऊपर ब्रिज बना रहता है और आप वहां से निकलते हैं। तो आप कभी ध्यान दें, कभी घूमने जाए तो ऐसे कैनाल सिस्टम ऐसे बने रहते हैं, कहीं छोटे रहते हैं, कहीं बहुत बड़े रहते हैं। अभी जो इंदिरा गांधी जो कैनाल एरिया है ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पंजाब से ओरिजिनेट हुआ और राजस्थान में इसको लेके आया गया। इसका रीजन यही था वही कि राजस्थान की जो वाटर स्कैरसिटी वाला इशू है उसको सुलझाया जाए। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे चीजें कैसी होती है, कैसा नहीं होता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। Indira Gandhi Canal, previously known as Rajasthan Canal, is one of the largest canal system in India. Conceived by Kanwar Sen in 1948, the canal project was launched on 31st March 1958. इंदिरा गांधी कैनाल को राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, किसका ये आइडिया था? ये आइडिया था कंवर सेन का, और ये पूरा एकदम कंप्लीट जो लॉन्च हुआ था ये 31 मार्च 1958 में, मतलब इस आइडियाज पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया था, ठीक। The canal originates at Harike Barrage in Punjab and runs parallel to Pakistan border at an average distance of 40 km in Thar Desert, that is Marustali of Rajasthan. अब यहाँ पे अगर आपको इंडिया का मैप ध्यान हो तो पंजाब, मान लीजिए यहाँ पे है पंजाब, और यहाँ पे है राजस्थान, और राजस्थान से ही क्या है, राजस्थान से ही हमने देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर है ना, राजस्थान पंजाब इन सब से क्या पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो यहां पे आप ले लो कि ये पाकिस्तान शुरू हो गया। तो ये जो कैनाल सिस्टम है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलली रन कर रहा है। पैरेलली मतलब ये यहाँ पे ये कैनाल सिस्टम कुछ इस तरीके से ऐसे आया है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पैरेलली ऐसे चल रहा है और इनमें 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये पैरेलली यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर से ये पंजाब से लेके राजस्थान तक की कैनाल सिस्टम आया है जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से पैरेलली रन कर रहा है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। देन ये वाली चीज क्लियर हुई। द टोटल प्लान लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 9060 किलोमीटर, केटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। ये टोटल कितने किलोमीटर में है? ये टोटल है 9060 किलोमीटर का। ये जो कैनाल सिस्टम है ये पूरा इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम की लेंथ है 9060, ठीक है। 9060 किलोमीटर का ये पूरा कैनाल सिस्टम की पूरी लेंथ है। और ये कितने हेक्टेयर लैंड को ये 19 लाख, लगभग 19 लाख जो 19 लाख हेक्टेयर लैंड को ये पानी पहुंचाता है। इरिगेटिंग जो इरिगेशन वाला जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें 19 लाख हेक्टेयर लैंड को इस कैनाल से पानी पहुंचाया जाता है। Out of the total command area, about 70% was invested to be irrigated by the flow system and rest of by the lift system. अब यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि ये जो पूरा कैनाल सिस्टम है इसमें कुछ जो इरिगेशन होगा वो फ्लो सिस्टम से होगा और कुछ जो होगा वो लिफ्ट सिस्टम से होगा। अब फ्लो सिस्टम से क्या होता है? फ्लो सिस्टम मतलब ये होता है कि डायरेक्ट वही कैनाल से पानी निकल रहा है, ठीक है, थ्रू फ्लो, ठीक। ये हो गया फ्लो सिस्टम कि डायरेक्ट कैनाल से, डायरेक्ट इस नहर से हम लोग पानी बाहर निकाल रहे हैं, वो हो गया फ्लो सिस्टम। और लिफ्ट सिस्टम क्या होगा कि लिफ्ट में आप कैसे देखते हो कि ऊपर जाते हैं एंड फिर आप कभी लिफ्ट में जाते हो तो लिफ्ट में आप जब अंदर घुसोगे तो आपको सेकंड फ्लोर जाना है, तो आपने सेकंड की वो बटन वहां पे प्रेस की तो आपकी लिफ्ट ऊपर जाएगी, सेकंड फ्लोर पे आके गेट खुल जाएगा और आप वहां पे उतर जाएंगे। तो लिफ्ट सिस्टम में भी ये होता है कि पानी को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है और देन ऐसे फेंक दिया जाता है, ठीक है।
है। अब लिफ्ट सिस्टम कहाँ पे, लिफ्ट सिस्टम वहां पे है जहां पे लैंड एरिया ऊपर है और ये कैनाल सिस्टम नीचे है। अब ये कैनाल वाला एरिया, ये नहर वाला एरिया, ये वाटर वाला एरिया जब नीचे है, ये वाला एरिया जब नीचे है और लैंड ऊपर है, तो यहाँ पे लिफ्ट के सहारे इसको ऐसे उठा के और ऐसे पानी को यहाँ पे लैंड पे, यहाँ पे लैंड पे इस पानी को फेंका जाता है, वहां पे पानी पहुंचाया जाता है। और जहां ये वाला नहर वाला एरिया ऊपर है और जहां लैंड नीचे है, तो वह ऑटोमेटिकली पानी फ्लो होगा ना। जब वाटर वाला एरिया ऊपर है और लैंड तो हल्का सा नीचे है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि पानी ऐसे फ्लो होता रहेगा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो 70% कैसे होता है, 70% फ्लो सिस्टम से होता है कि पानी ऑटोमेटिकली वो नहर से अपने आप ही खेतों में पहुंचा दिया जाता है थ्रू पाइपलाइंस और इन सब के माध्यम से। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि वो लैंड थोड़ा सा ऊपर है और वो वाला एरिया थोड़ा सा नीचे है, कैनाल वाला, तो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू पानी को ऊपर लाके और फिर पानी को छोड़ा जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया आपको, ये वाली चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। Now the construction work of the canal system has been carried out through 2 stages. अब मैंने आपको बताया कि ये जो कैनाल सिस्टम है ये 9060 किलोमीटर का है। तो ऐसा तो नहीं कि एक रात में एक पूरे झटके में ये पूरा कैनाल सिस्टम बन गया होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 स्टेजेस में काम हुआ है। जो एक स्टेज थी वो स्टेज थी गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्थन पार्ट्स ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और जो दूसरी स्टेज में कहां काम हुआ है, दूसरी स्टेज में काम हुआ है दैट इज स्प्रेड ओवर बीकानेर, जैसलमेर, बरमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट, कवरिंग द कल्चरेबल लैंड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर्स, 14.10 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको दो उसमें डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है, सबसे पहले ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट थी उनका काम किया गया। ऊपर की डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया था वो कम था, ठीक है, तो स्टेज 1 में थोड़ा सा कम काम हुआ। लेकिन स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में ये जो नीचे की जो डिस्ट्रिक्ट रहती है, इन नीचे की डिस्ट्रिक्ट पे काम हुआ और स्टेज 2 का एरिया ज्यादा रहा। अब इतना बड़ा कैनाल सिस्टम है तो उसको ऐसे 2 स्टेजेस में बांट दिया, लाइक कमांड एरिया 1, कमांड एरिया 2। तो पहले कमांड एरिया जो ऊपर वाली जो डिस्ट्रिक्ट थी वहां पे पानी पहुंचाया गया, फिर यहाँ पे कमांड एरिया 2 में जो नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट है, फिर यहाँ पे पानी पहुंचाया गया। तो दो उस भाग में करके इस कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। और ये 2 भाग हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट वाला सिस्टम भी सही हो जाता है कि पहले कमांड एरिया 1 को पानी मिलता है, फिर वहां से जब पानी आगे जाता है तो कमांड एरिया 2 को पानी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द left bank of the main canal while all other canals on the right bank of the main canals are flow system। अब यहाँ पे आप समझ लो कि ये इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम है, ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट में भी जो ऊपर वाले जो हिस्से हैं, ये जो लेफ्ट वाला साइड है, यहां होता है लिफ्ट सिस्टम, यहां होगा लिफ्ट सिस्टम, और राइट वाली साइड में होगा फ्लो सिस्टम, राइट वाली साइड में होगा फ्लो सिस्टम। अब मैंने आपको बोला था कि जो फ्लो सिस्टम है 70% यहाँ पे फ्लो सिस्टम के द्वारा होता है। तो लिफ्ट सिस्टम भी लेफ्ट बैंक पे होता है और सिर्फ कुछ जगह में होता है, बाकी नीचे यहाँ पे भी फ्लो सिस्टम वापस आ जाता है। ठीक है, तो 70% जो होता है, 70% काम फ्लो सिस्टम के द्वारा होता है और 30% जो है वो लिफ्ट सिस्टम के टूवर्ड्स होता है। और जो लिफ्ट सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स है और जो फ्लो सिस्टम है वो राइट हैंड टूवर्ड्स है। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ये वाली चीज आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक, देन इरिगेशन इन द स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ द कैनाल वाज introduced in early 1960, whereas the command area of stage 2 began receiving irrigation in the mid 1980s। अब यहाँ पे कि 1960s में जो कमांड एरिया 1 था, जो ऊपर के रीजन थे, उनको 1960s में ही पानी मिलने लग गया। लेकिन जो नीचे वाले एरिया थे, जो कमांड एरिया 2 के जो एरिया थे, उनको 1980s में पानी मिलना शुरू हुआ। ठीक है, उनको 1980s में पानी मिलना शुरू हुआ। और दिखती सी बात है, वही वाला मैंने बताया कि अगर इतना बड़ा कैनाल,
इतने लंबे एरिया में अगर नहर गई, इतने लंबे एरिया में अगर पानी जा रहा है तो रातों रात तो बनेगा ही नहीं। तो मान लो यहाँ से वो पानी ओरिजिनेट होना शुरू हुआ तो वो यहाँ तक आ रहा है, तो पहले इतना काम हुआ तो यहाँ तक के लोगों को पानी मिला, फिर यहाँ तक काम हुआ है तो यहाँ तक के लोगों को पानी मिला। तो दिखती सी बात है कि जो कमांड एरिया 1 जो ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको पहले पानी मिला, और जो नीचे जो कमांड एरिया 2 जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट थे उनको बाद में पानी मिला। The introduction of canal system in this dry land has transformed its ecology, economy and society. अब यहाँ पे बताया गया है कि इस ड्राई लैंड में जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था वहाँ पानी आया है, तो उस पूरी सोसाइटी, उस पूरी इकोलॉजी, उन सबको एक तरीके से पूरे को चेंज कर दिया गया है। चेंज कैसे कर दिया गया? क्योंकि पानी की वजह से बहुत सारी चीजें बदली है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। It has influenced the environmental condition of region both positively as well as negatively. Soil moisture has been a limited factor in successful growth of crops in this area. Spread of canal system has led to increase in cultivated area and intensify of the cropping. The traditional crop sown in the area, gram, bajra, jowar, have been replaced by wheat, cotton, groundnut and rice. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी हमने देखा कि पानी दिया गया तो सॉइल अच्छा हुआ, वहां पे क्रॉप्स अच्छी होने लग गई। फिर यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, बाजरा, ज्वार, ठीक है, ग्राम, इन सबको रिप्लेस करके कॉटन, ग्राउंडनट, व्हीट जैसी क्रॉप्स आ गई हैं, जिनसे कि इन क्रॉप से जिनको कि किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है, प्राइजेस भी अच्छे मिलते हैं, अच्छा उत्पादन भी हो जाता है, और पानी मिल गया है तो अच्छी खासी खेती भी वहां पे हो जाती है। This result of intensive irrigation, this intensive irrigation no doubt initially has led to tremendous increase in agriculture and livestock productivity. अब ये हुआ कि इतना सारा पानी मिला तो दिखती सी बात है कि चाहे जानवर वाला मामला हो, मतलब जो लाइफस्टॉक, जो एनिमल वगैरह से जो डील कर रहे हैं, या जो इरिगेशन से जो डील कर रहे हैं, उनके लिए मैसिव प्रोडक्शन देखने को मिला, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, उनकी फसल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है, और वो लोग भी बहुत खुश थे। This has also caused waterlogging and soil salinity, and thus in long run it hampers the sustainability of the agriculture. लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला, वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं, एक जगह पानी भर जाना वाली जैसी समस्याएं, फिर सॉइल में सैलिनिटी आ रही तो क्रॉप्स में मतलब वो जमीन खराब होती जा रही है, वो बात नहीं रह रही। तो अच्छी बात भी हुई, साथ साथ में बुरी बात भी वहां पे होने लग गई। अब और क्या क्या हुआ, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव थे, वो आपको और नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में आपको बस इतना ही ब्रीफ में जानना था। आई होप आपको ये जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आपको इसे एक स्टोरी के वे में समझना है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के अपने नोट्स बनाना है। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड इंग्लिश मीडियम, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल मिलेंगी। सपोज कीजिए कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे जाते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। और मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पर जाते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 12 पर जाएंगे, क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। और जैसे आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर जाएंगे, यहाँ पे क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिलेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो आपकी सुविधाजनक, अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो वहां से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप वेबसाइट के माध्यम से या मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप के माध्यम से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है। कौन सा चैनल है? वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। जी हाँ, ये जो चैनल है ये टोटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो या सीबीएसई में पढ़ते हो। यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल हिंदी में अवेलेबल है।
ठीक है। और यहाँ पे जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप इस चैनल को रिकमेंड कीजिएगा जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह हैं, ताकि वो इस चैनल का फायदा उठा पाए। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।